आप शुरुआत कर रहे हो, जैसे कि लो बजट है, 1 लाख रुपए हैं, 80,000 ही है, तो क्या सिंगल प्रोडक्ट में अगर आप शुरू करते हो एंड वो अच्छे से बनाते हो, उसमें सक्सेस मिलने के चांसेस हैं? ऐसे और कौन से आपने थोड़े इनोवेटिव इन्फ्लुएंसर्स या डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स का किए जिसमें कैंपेन वायरल हुए आपके? सबसे एक फेमस हुआ था हमारा, सबको नाम पता होगा, पुनीत सुपरस्टार। उनसे टाई अप किया था जब वो बिग बॉस में नहीं आए थे। क्लाउड किचन में पैसा बनाना मुश्किल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बन सकता है। जैसे बहरोज बिरयानी के ब्रांड से, ठीक है ना, फासोस के ब्रांड से, दे आर डूइंग क्लाउड किचन फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। अब क्या होता है ना कि डिस्काउंटिंग को हम अलग काउंट करते हैं, तो उतना मेन्यू भी फिर हायर रहता है स्विगी जोमेटो। जितना डिस्काउंटिंग होता है उतना हम प्राइसेस भी जोमेटो और स्विगी पे हाई। बहुत बार ट्विटर में ये वायरल होता है स्क्रीनशॉट कि यार 150 की चीज जो है वो जोमेटो में 200 रुपए की दिख रही है, क्योंकि 200 रुपए में वहाँ वो 20% डिस्काउंट भी दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो लोग नहीं समझते। फूड बिजनेस जो है ना, वो एक्चुअली एक रियल एस्टेट बिजनेस है। आपको ये सोचना है कि मुझे शॉप कहाँ पे डालनी है। नमस्कार दोस्तों, फाउंडर ज्ञान के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे एंटरप्रेन्योर से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने खुद का बूटस्ट्रैप फूड ब्रांड लॉन्च किया है, जिसके अभी ऑलमोस्ट 40 आउटलेट्स हैं एंड साल का 70 करोड़ का रेवेन्यू करते हैं। इंटरेस्टिंगली ये ब्रांड नॉर्थ इंडिया में काफी ज्यादा फेमस है, तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यार आप कैसे अपना फूड ब्रांड शुरू कर सकते हो, आपको ऑनलाइन डिलीवरी पे फोकस करना है या डाइन इन आउटलेट्स खोलना है, कौन से क्यूजीन्स में सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है एंड एक्चुअल में कैसे एक सक्सेसफुल फूड ब्रांड बन सकता है। तो जल्दी से वेलकम करते हैं मिस्टर कंवल को, जो कि फाउंडर है खड़क सिंह ढाबा के। वेलकम सर ऑन फाउंडर ज्ञान। थैंक यू सो मच अर्नब जी फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत अच्छा लगा आपके पास आकर के। सर, अब ट्विटर में और जोमेटो की लिस्टिंग में तो हमने आपका ब्रांड काफ़ी देखा है। ये मुझे तो पहले लगा कि खड़क सिंह शायद आपका या आपके कोई रिलेटिव का नाम है। ये नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो ये नाम आपने कहाँ से सोचा? इसकी एक छोटी सी बैक स्टोरी है। तो हम जब ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे नाम का कि कुछ बढ़िया एथनिक मॉडर्न टाइप नाम रखना है, कि कुछ बढ़िया सा ढाबा स्टाइल लगे, तो तब मैं और मेरे जो को फाउंडर्स हैं, हम हेरा फेरी मूवी देख रहे थे। तो उसमें कैरेक्टर आता है खड़क सिंह का, आई थिंक ओमपुरी जी का। तो वो बहुत अट्रैक्टिव लगा, तो हमने घर पे डिस्कस करा कि नहीं यार ये बढ़िया लग रहा है खड़क सिंह दा ढाबा। और हमारे माइंड में ना एक इमेज थी कि सरदार जी शेफ हैं, मतलब। तो अगर आप हमारा लोगो भी देखोगे तो सरदार जी बाइक पे बैठे हैं, शेफ का एप्रन पहन के। तो हमारे माइंड में वो इमेज थी, तो वो जो भी हमने उस समय प्लान किया, तो बाई चांस फिर वो अच्छा होता ही है। और तब हमने नाम फाइनल करा खड़क सिंह दा ढाबा विद दैट लोगो। तो सर, अभी करेंटली आपके कितने आउटलेट्स हैं एंड प्रोजेक्टेड रेवेन्यू क्या है इस साल का? सो बेसिकली 40 आउटलेट्स एज ऑफ नाउ इस पॉडकास्ट के टाइम पे हमारे रनिंग है, और 8 से 10 आउटलेट साइंड अप हैं जो नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में खुल जाएंगे। सारे अंडर कंस्ट्रक्शन है। और हमारा जो रेवेन्यू एज अ ब्रांड लेवल खड़क सिंह दा ढाबा का है, हम इस साल 70 से 80 करोड़ का रेवेन्यू टच कर जाएंगे। तो ये आपने ब्रांड शुरू कब किया था? वी स्टार्टेड इन 2018 अगस्त। आज हमें 6-6.5 साल पूरे हो चुके हैं। एंड इसमें आपने कोई फंडिंग या एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट नहीं ली है? नहीं, टचवुड आज तक हमारा सारा सेल्फ फंडेड है, पूरा बूटस्ट्रैप स्टार्टअप है हमारा। इंडिया में नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, जापानीज, इटालियन इतने सारे हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल सेक्टर्स इनमें से कौन से होते हैं एंड कैसे कोई एक एंटरप्रेन्योर डिसाइड कर सकता है कि यार मुझे कौन सा वाला सेक्टर स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, इसमें ना ब्रांड वाइज या क्विजीन वाइज प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे आती है। फर्क कहाँ आता है मैं आपको वो बता देता हूँ। तो जैसे हमारा टारगेट ये था कि हमारे को एक अपर मीडियम मास ब्रांड बनाना है। तो नॉर्थ इंडियन इज दी हाईएस्ट एक्सेप्टेबल कैटेगरी एज ऑफ नाउ। आप पूरे नॉर्थ इंडिया कहीं भी चले जाओ तो आपको नॉर्थ इंडियन फूड मिलना ही मिलना है, चाहे वो ढाबे पे बैठ जाओ, चाहे वो फाइन डाइन में बैठ जाओ। करेक्ट। हमारा फोकस वो था। अब कई फाउंडर्स हो सकते हैं कि उनका फोकस हो कि मुझे 4-5 आउटलेट की एक अच्छी प्रीमियम चेन बनानी है। तो जरूरी नहीं है कि उनको नॉर्थ इंडियन में करना है। दे कैन डू पैन एशियन, दे कैन डू इटालियन, दे कैन डू मैक्सिकन। प्रॉफिटेबिलिटी सब में देखो, हमारी एक एवरेज जो फूड कॉस्ट होती है वो डिपेंड करती है फॉर्मेट टू फॉर्मेट। मान लो अगर मैं टेक अवे में हूँ तो थोड़ी सी हाई होती है, बिकॉज हमारे को कॉम्पिटिटिव प्राइसेस रखने होते हैं। करेक्ट। तो सब मिलाकर के ग्रॉस मार्जिन 60% के आसपास आते हैं। 40% में हमारा मेकिंग कॉस्ट आ गया सारा। ओके। जो भी कुकिंग की कॉस्ट है, मान लो दाल चावल, आपके इंग्रेडिएंट्स जो आ गए, पैकिंग मटेरियल आ गया, वो सब उसके अंदर आ गया। ठीक है। अब आपको 60% में से अपना रेंट, सैलरीज, मिसलेनियस, कोल, गैस, जो भी आपके ओवरहेड्स है, जिसको हम फिक्स कॉस्ट बोलते हैं, उसमें से वो निकालना है एंड योर प्रॉफिट मार्जिन। ओके। फाइन लाइन में आपके ओवरहेड्स हाई होते हैं, इसलिए आपको फूड मार्जिन भी ज्यादा रखना होता है। ओके। तो फूड मार्जिन वहाँ पे 70-75% तक जाता है, बट उसमें फिर फिक्स कॉस्ट भी हाई होती है। करेक्ट। तो कुजीन वाइज नहीं होता डिपेंड। आपके ऑलमोस्ट सभी कुजीन्स में सेम मार्जिन निकल सकता है। आपको ये देखना है कि मुझे किस कैटेगरी में लॉन्च करना है, कि क्या मुझे एक स्ट्रीट फूड ब्रांड बनाना है, तो आपको प्राइसिंग और इंग्रेडिएंट्स और आपकी चॉइस ऑफ मेन्यू उसके हिसाब से होना चाहिए। आपको अगर फाइन डाइनिंग ब्रांड बनाना है, या फिर मान लो आपको एक क्लाउड किचन ब्रांड बनाना है, तो आपको उस हिसाब से रखना है कि क्या सेल हो रहा है मार्केट में,
उसके हिसाब से आपको मेन्यू प्लान करना है। यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग इंसाइट मिला कि आपके जो मार्जिन्स बनेंगे वो क्यूजीन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, एक्चुअल में किस फॉर्मेट में, जो कि मेजरली 3 होते हैं, फाइन डाइनिंग, कैजुअल डाइनिंग एंड टेक अवे डिलीवरी, तो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे आपने बोला कि नॉर्थ इंडियन सबसे ज़्यादा कॉमन वो है, सबसे ज़्यादा मार्केट है, तो इसमें आपने किया। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी है कि नॉर्थ इंडियन तो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव भी है, ठेले वाले से लेके फाइन डाइनिंग, आपने ऐसे बोला हर कोई नॉर्थ इंडियन कर रहा है, तो वहाँ पे आप अपने आप को डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। अब मैं आपको एक चीज़ मेन बताता हूँ कि फूड बिजनेस जो है ना, वो एक्चुअली एक रियल एस्टेट बिजनेस है। ओके, वो जो मैकडॉनल्ड्स वालों ने भी जी बोला जी था। जी, वो एकदम सच है। मैकडॉनल्ड्स जैसा लेवल हो गया, वो अलग चीज़ है। बट एक छोटे लेवल पे भी आपको स्टार्ट करना है ना, तो आपको ये सोचना है कि मुझे शॉप कहाँ पे डालनी है, विच इज़ द मेन डिसाइडिंग फैक्टर आपका, कि आपका ब्रांड सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। 90% वही डिसाइड कर देगा। 90%? जी बिल्कुल। आपकी अगर लोकेशन अच्छी है, आपका मोमोज भी बिकेगा, आपका शॉर्मा भी बिकेगा, आपका दाल मखनी भी बिकेगा, आपका पिज्जा भी बिकेगा। ओके। और अगर आपकी लोकेशन अच्छी नहीं है, तो आप वर्ल्ड्स बेस्ट बिरयानी भी बेचोगे ना, आपको बहुत टफ होगा बेचना। हो सकता है कई लोग बोलेंगे यार मेरा वहाँ का कोई 10 साल से बेच रहा है, इतनी सेल करता है। वो तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने एक आइकॉनिक ब्रांड बना लिया, उन्होंने कितनी लोकेशंस चेंज करी होंगी, यू डोंट नो द बैकग्राउंड। करेक्ट, हाँ। कैसा कैसा रहा होगा। अब कुछ कस्टमर्स उनके लेजेंडरी बन गए, अब वो एक नॉस्टैल्जिक फैक्टर उसमें आ जाता है। बिल्कुल। बट आप जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपको माइंड में ये रखना है कि मेरा पहला फोकस है कि मेरी रिटेल लोकेशन क्या है। करेक्ट। वो आपका ब्रांड ऑलमोस्ट मेक और ब्रेक करेगा। अच्छा। तो जो आपने बोला, देखो कोई भी इंडस्ट्री है, हमारे को पढ़ाया भी जाता है कि जिस चीज की ओवर सप्लाई है ना, उस चीज में कंपटीशन हमेशा हाई रहेगा। इसीलिए आप देखो रेस्टोरेंट हर कोई खोल लेता है, बट प्रॉपर्टीज की ओवर सप्लाई नहीं है। प्राइम राइट प्राइस पे, राइट प्राइस पे, राइट प्राइम लोकेशन बहुत लिमिटेड है। आपको उनमें से चूज करनी है। आपने वो लोकेशन ले ली, मान लो आपने किसी अच्छी जगह की कॉर्नर शॉप ले ली, अब वो कोई और नहीं ले सकता, तो आपकी मोनोपोली हो गई वहां पे। नहीं, बट वहां पे मान लो कि एक लोकेशन बहुत पॉपुलर है, मतलब 2 साल में पॉपुलर हो गई, तो वहां पे जो ओनर है वो लीज काफी ज्यादा प्राइस नहीं बढ़ा सकता? बिल्कुल नहीं। देखिए, उसमें सिस्टम होता है, जब भी आप लीज करते हैं तो प्रॉपर लॉन्ग टर्म लीज करिए। उसमें प्राइस कन्वेनियंस लगे होते हैं कि आपका एनुअल इंक्रीमेंट क्या रहेगा, या फिर आपका इंक्रीमेंट 3 इयर्स बाद आएगा या नहीं आएगा। उसमें सब डिसाइडेड होते हैं ऑन पेपर। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी शॉप चल गई तो 4 महीने में लैंडलॉर्ड आके बोलेगी अब कल से ये रेंट है। वो इश्यूज तभी आते हैं जब आप अपने एग्रीमेंट्स प्रॉपर ड्राफ्ट नहीं करते हैं, या फिर आप अपनी एग्रीमेंट कॉस्ट बचाने के लिए कच्चा, जिसको हम बोलते हैं कि कच्चा स्टैम्प पेपर साइन कर दिया 100 रुपए का, जो लीगली बाइंडिंग नहीं होता। फिर उसमें फिर लैंडलॉर्ड इश्यूज क्रिएट करते हैं। तो आपको फोकस ही होना चाहिए, अगर आप इफ यू आर डेड श्योर कि आपने काम करना है, इन्वेस्ट ऑन रेंट एग्रीमेंट्स। क्योंकि वो आपको 5 साल, 7 साल, 3 साल, जितना भी टर्म का आपका एग्रीमेंट है, आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा मार्केट फ्लक्चुएशन से या फिर लैंडलॉर्ड फ्लक्चुएशन से। तो मतलब फूड का टेस्ट उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि ऑलमोस्ट सब एक एवरेज लेवल तक तो ले ही आ पाते हैं, स्पेशली आई गेस अब इतने ऑटोमेशन उन सब के बाद। बट गेम पूरा लोकेशन का है। मेरे हिसाब से जो मेरे को ऑलमोस्ट 10 इयर्स का एक्सपीरियंस हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 40 to 50% वेटेज आपके बिजनेस की आपकी लोकेशन पे है। ओके। 20 to 25% आपका ब्रांड नेम अगर एस्टैब्लिश्ड है तो आपको इजी रहेगा उसमें सेल करना। दैट्स व्हाई पीपल गो फॉर एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स। करेक्ट। 20-25% आपका प्रोडक्ट, आपकी पैकेजिंग, ये सब कुछ मैं प्रोडक्ट में गिन रहा हूँ। एंड रेस्ट आपके अदर फैक्टर्स, जैसे आपकी शॉप की लाइटिंग, ब्रांडिंग कैसे कर रखी है, उसका लेआउट कैसा है, किचन वर्किंग कैसा है, देन हाउ एक्टिव आर यू ऑन इन प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि वहां से भी आपको सेल उठानी है। तो रेस्ट सारा वो है। बट 40 to 50% का डिसाइडिंग फैक्टर लोकेशन है, विच पीपल जनरली इग्नोर, या फिर वो कहते हैं कि महंगा रेंट है तो मैं नहीं लूंगा। रेंट है तो सेल भी है, किसी वजह से ही रेंट है उसका। बिल्कुल। तो वो आपको सोच के चलना है। तो यहाँ पे अगर बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, क्योंकि अब हम डेप्थ में जा रहे हैं, पहले हम डिसाइड करेंगे कि हमारा क्यूजीन क्या होगा। जी जी। जो कि आपने बोला कि मोस्टली वो मार्केट क्या है एंड आपके इंटरेस्ट क्या है, यही 2 फैक्टर्स होते हैं, है ना? वो हो गया। फिर वंस क्यूजीन डिसाइड हो जाती है, फिर अब नेक्स्ट आता है कि हम कौन से उसमें प्ले करेंगे, कि कैजुअल डाइनिंग, फाइन डाइनिंग, या फिर टेक अवे, या फिर प्योर एंड प्योर क्लाउड किचन। हाँ, प्योर एंड प्ले क्लाउड किचन। तो ये कौन से फैक्टर में डिसाइड होता है कि इन चारों में से किस में जाना है? वो आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि देखो क्लाउड किचन इज द लोएस्ट इन्वेस्टमेंट कैटेगरी एंड हाईएस्ट इज फाइन डाइनिंग। तो अप्रोक्सीमेट कितना लग जाता होगा? मैं आपको बता देता हूँ। एक एवरेज 5 से 7 लाख रुपए या 10 लाख रुपए में क्लाउड किचन सेटअप हो जाता है। ठीक है। 15-18 लाख रुपए में अच्छा टेक अवे स्टाइल सेटअप हो जाता है।
कैजुअल डाइन मान के चलो 800 से 1000 स्क्वायर फीट का 30 से 40 लाख रुपए में सेटअप हो जाता है, जिसमें कि आपके 40 टू 50 सीटर कैपेसिटी बन जाती है बिठाने की। और फिर उसके बाद आपके 1 CR प्लस जाते हैं इन्वेस्टमेंट्स फाइन डाइनिंग्स में। वो उसका कोई लिमिट नहीं है, फिर वो 2 CR 5 CR जा सकता है डिपेंडिंग ऑन हाउ बिग यू क्रिएट। डेकोर है, लिकर है, या और आपकी क्या क्या, मान लो आपने बैंक्वेटिंग भी दी है उसमें कि पार्टीज भी होस्ट हो रही हैं, सूफी नाइट्स हो रही हैं, उसका सबका आपको फिर उसकी कोई वो लिमिट नहीं है। तो आपको उसके हिसाब से किसी मार्केट कंसल्टेंट से एक गाइडेंस लेनी पड़ेगी कि आपका इन्वेस्टमेंट किस रेंज में जाएगा और आपका कितना बजट है। तो यहाँ पे बजट के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हम कौन से फैक्टर में खेल सकते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्ले आता है कि जैसा आपने बोला सबसे इंपॉर्टेंट हमारी लोकेशन है। तो लोकेशन क्या कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू या कहाँ से पता कर सकते हैं कि अच्छी लोकेशन कहाँ है? एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि आपको किस फॉर्मेट में जाना है, ठीक है, उसके बाद यू नीड टू हैव गुड रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स या फिर अच्छे प्रॉपर्टी डीलर्स को आपको टच में आना पड़ेगा, जो आपको गाइड करेंगे कि मान लो कि मेरे को दिल्ली में खोलना है, मान लो साउथ दिल्ली में, ओके, तो साउथ दिल्ली की कौन कौन सी मार्केट्स हैं, वहाँ पे एवरेज रेंटल्स क्या चल रहे हैं, वहाँ की जो आउटलेट्स हैं वो एवरेज कितनी सेल कर रहे हैं उन रेंटल्स पे, ये सब आपको मार्केट स्टडी में पता लग जाएगा। तो ये मार्केट स्टडी क्या सिर्फ कंसल्टेंट्स के थ्रू हो सकती है या कोई ऑन ग्राउंड जाके भी थोड़ा बहुत कुछ कर सकता है? बिल्कुल, देखो दोनों से होता है। आपको कंसल्टेंट से तो पता लगेगा ही, या फिर जो भी डीलर्स हैं उनसे पता लग जाएगा। उसके बाद आप खुद भी ऑन ग्राउंड जा सकते हैं, आउटलेट के मैनेजर से बात करिए। अच्छा, आपको मोस्टली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है, क्योंकि मोस्टली आउटलेट्स मैनेजर्स या फिर कैशियर्स रन कर रहे होते हैं, दे हैव एन आइडिया। अब ये आपकी स्ट्रीट स्मार्टनेस है कि आप कितना जाकर के कन्विंस कर सकते हैं उनको अपना डेटा शेयर करने के हाँ, कि एटलीस्ट अप्रॉक्स तो बताइए, अप्रॉक्स आइडिया हो जाए कि कितना कस्टमर्स आ रहा है, कितना टेबल्स घूम रहा है, या टोटल कितना सेल कर देते हैं। और देखिए खासकर जो बड़े ब्रांड्स हैं, मान लो वाव मोमोज, मैकडी, डोमिनोज, जो भी हैं अच्छे F&B ब्रांड्स जो हैं, उनका सेल तो कैशियर्स आराम से बता देते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट अ बिग सीक्रेट। ओके, और इनकी आप क्वार्टरली रिपोर्ट्स भी चेक करेंगे तो आपको वहां भी डेटा मिल जाता है कि अगर मान लो एग्जांपल ले लेते हैं स्टारबक्स का, स्टारबक्स ने भी अभी अपनी रिपोर्ट निकाली कि मेरे 2024 में मान लो 1200 करोड़ की सेल हुई। ओके, तो अब डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटलेट्स, डिवाइड बाय मंथ, तो आप निकाल सकते हैं कि मंथली आपका क्या एक आउटलेट एवरेज करता है, तो उससे आपको नॉलेज होगी। इसी तरीके से और भी जितने लिस्टेड प्लेयर्स हैं उनका डेटा अवेलेबल है, जो लिस्टेड नहीं भी हैं, फंडेड हैं, उनका भी डेटा इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है। OMCA की वेबसाइट में सब है, नहीं तो ट्विटर पे आपको मिल जाएगा, नहीं तो गूगल करेंगे आपको वैसे मिल जाएगा कि क्या क्या है। थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है, वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो बेसिकली यहाँ पे हमको लोकेशन में ऑफ कोर्स कंसल्टेंट्स, खुद की मार्केट रिसर्च, ये सबसे आपको आइडिया लग गया। अब लोकेशन आपने बोला कि कोई लोग बोलता है कि रेंट ज़्यादा है, हम थोड़े सस्ते जगह में जाएंगे। ओवरऑल जो अगर फूड बिजनेस है उसमें रेंट, लेबर, ये सब का क्या ब्रेकअप यूजुअल होता है? नॉर्मली वैसे कहते हैं कि 10% तक रेंट्स होने चाहिए, हाँ, बट जब से स्विगी जोमेटो का हो गया है, अब हमारा कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा, हम उसको इस तरह से नहीं गिनते। ओके, तो पहले क्या होता था कि मान लो 10% रेंट्स हैं आपकी, 10% सैलरीज हैं, फिर आपकी फूड कॉस्ट है, आपके ओवरहेड्स है 5-7%, तो एंड में आपका मार्जिन 20-1% के आसपास बनता था। ठीक है, अब क्या हो गया है कि आपका स्विगी जोमेटो पे डिडक्शंस रहता है, कमीशन, एड्स सब रहता है। तो हम क्या करते हैं, हम एक फिक्स कॉस्ट का टारगेट लेके चलते हैं ओके, एज अ खड़क सिंह दा ढाबा। तो उसमें क्या है कि मेरे को आइडिया है कि मेरी सैलरीज इतनी बैठेंगी। मान लो मेरे सैलरीज 1.5 लाख बैठा, ओके, एक फॉर अ टेक अवे शॉप, आपका इलेक्ट्रिसिटी कितना बैठेगा, आपका कोल या फिर जो भी यूज हो रहा है आपका वो कितना बैठेगा, प्लस मुझे रेंट कितना अफोर्ड करना है। तो ऑन एन एवरेज मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, दिल्ली NCR जैसी मार्केट में या अच्छी मेट्रो में प्राइम लोकेशन शॉप 1 लाख रुपीज पर मंथ के आसपास की है। ओके, ठीक है। ये एक बेसिक आइडिया मैं आपको ये टेक अवे के लिए, ये टेक अवे के लिए 200 से लेके 350 स्क्वायर फीट की शॉप डिपेंडिंग ऑन द मार्केट। और अगर आप डाइनिंग की बात करें तो डाइनिंग पे आपको ग्राउंड फ्लोर पे स्पेस कम मिलता है, क्योंकि शॉप्स लिमिटेड होती हैं। डाइनिंग के लिए आपको 1000 या 1200 स्क्वायर फीट चाहिए। जहां मिलता है, मान के चलिए 150 रुपये स्क्वायर फीट, 200 रुपये स्क्वायर फीट का रेट आ चुका है कम से कम। और कई कई बागे लोकेशन मिल जाती हैं, 100-110 रुपये स्क्वायर फीट में मिल जाती है। ओके, ये जैसे आपने बोला कि पहले से रेंट 10% था, तो अब आप परसेंटेज वाइज नहीं देखते हैं? हम टोटल देखते हैं कि हमारा फिक्स कॉस्ट मान के चलिए कि मान लो 3 लाख या 3.5 लाख इतना आना चाहिए। उसके बाद हमारा कंट्रीब्यूशन वाया स्विगी जोमेटो कितना जाएगा और हमारा रिटेल कंट्रीब्यूशन कितना जाएगा। तो उस बिहाफ पे डिसाइड होता है कि हमारा रेंट्स कितना होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अब हम क्या काउंट करते हैं कि जितना रेंट है, मान लो 1 लाख रुपीज रेंट है, तो एटलीस्ट 6 लाख रुपीज आई शुड बी एबल टू मेक फ्रॉम द शॉप वाया डायरेक्ट सेल्स। ओके, ये हमारा नया बेंचमार्क है। उसके अलावा एटलीस्ट 2x
मान लो कि 6 का 12, हाँ 10 या 12 lakhs मैं ऑनलाइन भी कर पाऊँ उस लोकेशन Okay. से। तो अगर मेरा 1 लाख का है तो मैं टारगेट लेके चलता हूँ कि 15 लाख रुपीस का मेरा धंधा बनना चाहिए। ओके। ये हमारा टारगेट है और जो कि आजकल सही बैठ रहा है। तो आई थिंक अराउंड 7% ये रेंट हुआ अगर आपने जी 15 अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो क्योंकि अब वो परसेंटेज कम हो जाएगी। करेक्ट, हाँ 7% है, बट क्योंकि वहाँ पे स्विगी जोमेटो में आपका मार्जिन भी ज़्यादा लग मार्जिन रहा ज़्यादा है, है, बिल्कुल, तो इफेक्टिवली वो उतना ही बचता है। और फिर वहाँ पे वॉल्यूम्स भी हैं। हाँ एक रिटेल लोकेशन आज से 10 साल पहले की बात करेंगे तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स ही आ सकता है, आज भी वही है। बट जोमेटो स्विगी पे लिमिट नहीं होती। आप 10 ऑर्डर भी कर सकते हो, सब आप 100 भी कर सकते हैं। करेक्ट। वो आपकी स्किल है कि आप कितना कर पा रहे हो या फिर आपकी ब्रांड पुल है, तो वो आपको डिसाइड करना है। और इसके लिए देखिए ये नए बंदे के लिए काफ़ी टफ रहता है। तो बेटर टू डिस्कस विद एग्जिस्टिंग प्लेयर्स जो भी आपके टच में हैं, जो रेस्टोरेंट्स चला रहे हैं, या कोई भी ब्रदर है, कोई कज़न है, उसको टच में डाल के बात कर सकते हैं। अदरवाइज रियल एस्टेट ब्रोकर्स हैं। इसके अलावा मार्केट में कंसल्टेंट्स भी हैं जो बड़े बड़े ब्रांड्स को कंसल्ट करते हैं कि कहाँ खोलना चाहिए, कितनी सेल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना स्विगी, कितना जोमेटो, कितना डायरेक्ट सेल। तो इस चीज़ के भी कंसल्टेंट्स हैं, आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे इसीलिए। एक चीज़ मैंने ये सुनी थी कि एक क्लाउड किचन में पैसा बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आपके हिसाब से क्या है पैसा बनता है? क्योंकि आजकल हर कोई सोचता है कि यार मैं अपने घर के नीचे, घर के बाजू में क्लाउड किचन खोल लूँगा, 2-3 लाख 4 लाख में शुरू हो जाएगा, एंड सब कुछ तो स्विगी जोमेटो को करना है। तो क्या क्लाउड किचन एक्चुअल में प्रॉफिटेबल हो पाते हैं या बहुत ही ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल देखिए, है? सॉरी टू ब्रेक एवरीवन्स हार्ट, क्लाउड किचन इज ऑलमोस्ट अ नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस। ओके, चैरिटी। चैरिटी है और सिरदर्दी है। ओके। सबसे बड़ा इशू मैं आपको बता देता हूँ क्या है और वो कैसे प्रॉफिटेबल हो सकता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ा इशू देखिए, आपकी ऑलमोस्ट 100% डिपेंडेंसी ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गई। और ये बिजनेस का रूल है कि अगर आपकी डिपेंडेंसी किसी थर्ड पार्टी पे चली गई फॉर सेल्स, आपकी मेक और ब्रेक सिचुएशन आ जाएगी। देखिए, जोमेटो स्विगी का रेवेन्यू उठाना है। अब मेरा खड़क सिंह नडावा ब्रांड है, मैंने उस पर 6 साल इन्वेस्ट करा, तो उसको विजिबिलिटी देना ज़्यादा बेटर है, या फिर मेरे से भी जो बड़े ब्रांड्स हैं वो उन्हीं को विजिबिलिटी ज़्यादा देंगे, बड़े ब्रांड्स को होगा, क्योंकि उनका कन्वर्जन रेट बेटर है। बिल्कुल। कि कस्टमर को पता है कि हाँ यार ये देखा हुआ नाम है, इसी पे ऑर्डर करो और चले जाओ। आपको कमीशंस देना है, फिर जीएसटी देना है। जीएसटी का भी इनपुट रेस्टोरेंट्स में नहीं मिलता। ओके। उसके बाद आपको एड्स, कन्वीनियंस चार्जेस पे करने हैं, फिर एड्स भी आपकी कितना कन्वर्जन आएगा ये आपके ब्रांड के ऊपर है। जोमेटो स्विगी आर नॉट आंसरेबल फॉर एनीथिंग। उन्होंने आपसे एड चार्ज कर लिया, आपको पे करना है। ओके। या तो आप प्रीपे करेंगे या फिर आपके सेल्स में से माइनस होके आपको पैसा मिल जाएगा। आपका डिपेंडेंसी वहां हो गई, वहां सारा मार्जिन खत्म हो जाता है। तो ये कितना, जैसे स्विगी जोमेटो अप्रॉक्स कमीशन कितना लेता होगा? देखिए, ऑन एन एवरेज जो है मार्केट में 22-24% का कमीशन अभी आ चुका है। पहले जो लेजेंडरी ब्रांड्स हैं वो कम कमीशन पे हैं, या फिर जो बड़े स्केल में जो बड़े स्केल में, स्केल से भी फर्क पड़ता है कमीशंस का। और आपकी प्रोडक्ट का प्राइसिंग किस लेवल का, प्रीमियम प्रोडक्ट है तो कमीशंस कंपैरेटिवली कम रहते हैं। अच्छा, कमीशन कम रहते हैं? जी, उसमें उनका लॉजिक ये है कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ जाता है तो दे ऑल्सो मेक मोर मनी। ओके। तो जोमेटो का एक राइडर है, अगर वो 200 रुपए का ऑर्डर छोड़ रहा है तो जोमेटो ने उसको फिक्स पैसा देना है। वही राइडर 1000 रुपए का ऑर्डर छोड़ रहा है तो हाँ, तो जोमेटो को ज्यादा पैसा बना उस राइडर से। करेक्ट। ठीक है ना। और टर्न अराउंड टाइम भी कम हुआ कि वो राइडर 5 ऑर्डर ऐसे छोड़ेगा 200 के, तो जाके 1000 रुपए इकट्ठा होगा। हाँ, अब वो जोमेटो ने कमीशन तो 1000 रुपए पे ले लिया, करेक्ट। और एक ही चक्कर लगा राइडर का। और राइडर को उतना ही देना जितना 200, जितना देना पेट्रोल उसका उतना ही लग रहा है। हाँ। तो यही इंटरनेट इकोनॉमिक्स यही है कि आप कितने से कम लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में कितना बड़ा माल बेच सकते हैं। ये फूड के अलावा हर इंडस्ट्री में एप्लीकेबल है। तो जो भी हाई एओवी इंडस्ट्रीज हैं, दे आर मेकिंग मनी ऑन ऑनलाइन। तो जैसे हमने बोला 25% अप्रॉक्स हमने स्विगी जोमेटो को दे दिया, बाकी बताता हूँ। इसके ऊपर जीएसटी होता है, कन्वीनियंस चार्जेस होते हैं, टीडीएस लगता है, उसके बाद एड्स। तो ये जीएसटी 18%? जीएसटी 18%। तो मान लो आपकी कमीशन 20% है, तो 20 का 18, 3.6%। ओके। तो वो आपकी कमीशन 23.5 हो गई। ठीक है। उसके बाद आपको मान लो 2% कन्वीनियंस चार्ज लगा, तो 2% प्लस जीएसटी, तो 2.36%। तो 25, तो 23.5 पे 2.5% और आप ऐड करिए, हाँ 26 के आसपास जाएगा। ठीक है। उसके बाद 1% टीडीएस है। ठीक है, वो आपका टैक्स डिडक्टेड सोर्स है, वो आपको रिफंड होता है जब आप अपनी टैक्स फाइलिंग करते हैं, बट आपका कैश फ्लो खत्म हो जाता है वहीं पे। 27% ये चला गया। उसके बाद आपको एड्स इन्वेस्ट करना है। एड्स एब्सोल्यूट अमाउंट में इन्वेस्ट होता है। मान लो मैंने चलाया 10,000 रुपए का एड, ओके, मुझे सेल आया 1 लाख रुपए का, तो मेरा कॉस्ट क्या हुआ? 10%।
अब मैंने चलाया 10,000 का ऐड, बट मेरा सेल आया 50,000, मेरा कॉस्ट क्या हो गया 20%। हाँ तो मेरे को जो 27 + 20 47% डिडक्शन हो गया। ओके। तो ये काफी सारे फाउंडर्स या नहीं कैलकुलेट करते। हाँ हाँ हाँ, आपको एड्स एब्सोल्यूट अमाउंट में चलाना होता है, कि कितने का सेल्स कन्वर्जन हो रहा है। वो आपके ब्रांड के ऊपर है। हाँ, जोमेटो स्विगी को उससे कोई मतलब नहीं है। करेक्ट। तो मे बी अगर आप इनिशियल स्टेज में वो ज़्यादा ब्रांड बिल्डिंग पे फोकस करोगे ज्यादा rather than- पैसा डालना पड़ेगा, बिल्कुल। अच्छा हाँ हाँ। बिल्कुल आपने सही कहा। अगर इनिशियल स्टेज में हो, आपको प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढना पड़ेगा कि मेरे को इस प्राइस पॉइंट पे सही सेल हो रहा है, और आपको हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा फॉर स्टार्टिंग 3 to 6 months, क्योंकि आपको ब्रांड विजिबिलिटी चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड्स को विजिबिलिटी मिली हुई है, अब आपको एंटर करना है। हाँ हाँ तो आपको विजिबिलिटी हाई चाहिए, और फिर देखिए छोटे ब्रांड्स को थोड़ा ज़्यादा फंसाते भी हैं कई सारे पीओसीज कि भैया आप ये ऐड ले लो, वो ले लो, इसमें पार्टिसिपेट कर लो, ये डिस्काउंट कूपन चलाइए, तो फिर डिस्काउंटिंग भी हाई हो जाता है। ओके। ये सब डिस्काउंटिंग एड्स ये सब करके मुझे लगता है 50-60% बन जी जाता होगा। बिल्कुल। अब बाकी रहा 40%। हाँ, तो अब क्या होता है ना कि डिस्काउंटिंग को हम अलग काउंट करते हैं, तो इतना मेन्यू भी फिर हायर रहता है स्विगी जोमेटो में। हाँ, जितना डिस्काउंटिंग होता है उतना हम प्राइसेस भी जोमेटो और स्विगी में हाई ओके। तो वो जो बहुत बार ट्विटर में ये वायरल होता है स्क्रीनशॉट कि यार 150 की चीज़ जो है वो जोमेटो में 200 रुपये की दिख रही है, क्योंकि 200 रुपये में वहाँ वो 20% डिस्काउंट भी दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो लोग नहीं समझते हैं। हाँ 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 हर किसी को डिस्काउंट चाहिए, बट प्राइस सेम चाहिए, विच इज नॉट फिजिकली पॉसिबल। हाँ हाँ हाँ। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो 200 रुपये का प्रोडक्ट है, आपने कूपन कोड लगाया 50% डिस्काउंट अप टू ₹100, करेक्ट। तो 200 का 50% ₹100 माइनस हो गया, हाँ बट सेम प्रोडक्ट बिका 500 का, वहां भी 100 माइनस हुआ, करेक्ट। क्योंकि अपर लिमिट ऑफ डिस्काउंट इज ₹100, बिल्कुल। तो आपका डिस्काउंटिंग आया 20%। तो ये आपको एज अ फाउंडर देखना है कि मुझे क्या प्राइसिंग रखनी है, कि मेरा एक एवरेज ऑर्डर कितने रुपए का बैठेगा, और मुझे एवरेज डिस्काउंटिंग क्या आएगी। तो इसमें एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना होना चाहिए कि प्रॉफिटेबल हो? मेरे हिसाब से कम नेट आफ्टर डिस्काउंट 350 रुपए का तो होना ही चाहिए। ओके। 300 रुपए में आपको स्केल काफी ज्यादा चाहिए। 300 में भी प्रॉफिटेबल है ब्रांड्स, बट स्केल फिर आपको बहुत ज्यादा चाहिए। और अगर आपका 400-450 की रेंज में है, देन इट्स अ डिसेंट अमाउंट विच यू कैन मेक मनी। 10-15% बन जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। करेक्ट। तो वहाँ पे जो आप बोल रहे थे कि 50-60% अगर जोमेटो को चला गया, बाकी आपका आई एम अज्यूमिंग 10% फूड कॉस्ट जैसे बोला, 10% एम्प्लॉय कॉस्ट बोला, 10% रेंट भी हो गया, तो 30% ये चले गए। देखो फूड कॉस्ट जो होती है वो कम से कम 35-40% आएगी आपकी। अरे बाप रे, तो फिर तो वही दैट इज द पॉइंट कि आपको बचा ही कुछ नहीं, मुश्किल से 5-7% बचेगा, वो भी किसी महीने बचेगा, किसी महीने आपकी जेब से ही जाएगा। हाँ। और स्टार्टिंग में तो आपको आपकी जेब से जाना ही जाना है। अच्छा, आपको तो मान लीजिए 35% फूड कॉस्ट होता है? कम से कम होता है। ओके। तो अगर जोमेटो स्विगी ने 50% भी ले लिया और 35% आपने फूड कॉस्ट में दे दिया, आप देखिए बचा कितना, 15%। उसमें से आपको रेंट्स, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी, कोल, गैस सब निकालना है। एंड ये यूजुअली 15 से 20% होते ही हैं। ये तो मिनिमम है। हाँ हाँ 25-30% हिट हो जाता है। ओके। तो दैट्स वाई क्लाउड किचन में पैसा बनाना मुश्किल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बन सकता है। जैसे बहरोज बिरयानी के ब्रांड से, ठीक है ना, फासोस के ब्रांड से, दे आर डूइंग क्लाउड किचन्स फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। रेबेल फूड्स वो कैसे करते हैं, उनके पास एक मास स्केल है और मास एक्सेप्टेंस है। वो उन्होंने बड़ी किचन सेटअप करी, उसमें मल्टी ब्रांड्स बनाए, मल्टी ब्रांड्स पे भी मार्केटिंग पे अच्छा खासा पैसा लगाया, और पैन इंडिया खोल रहे हैं। एंड आई गेस उन्होंने काफी ज्यादा ऑटोमेशन भी किया है। हाँ, ऑटोमेशन पे भी काफी इन्वेस्टमेंट है उनका। फिर ब्रांड बिल्डिंग पे है। मैंने आपको क्या बोला स्टार्टिंग में, आपकी फूड ब्रांड का बिजनेस, लोकेशन और ब्रांड बिल्डिंग इज ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ योर सक्सेस। करेक्ट। तो ब्रांड पे ऑर्डर आना इज मच इजियर देन अ नॉन ब्रांड। जैसे अब आप स्टार्ट करेंगे, आप मेरे से कॉम्पीट नहीं कर सकते। करेक्ट। हाँ। आपके पास कुछ एक्स्ट्रा एक्स फैक्टर होना चाहिए किसी भी एस्टैब्लिश ब्रांड से कॉम्पीट करने के लिए। सेम गोज विद अस। हमने किसी एस्टैब्लिश मार्केट में कोई बड़ा प्लेयर है जो 10 साल से बैठा है, नॉर्थ इंडियन कुजीन ही कर रहा है। करेक्ट। हाँ। हम डे 1 पे जाके उसकी सेल्स मैच नहीं कर सकते। बिल्कुल। वी विल हैव टू डू एक्स अमाउंट ऑफ मार्केटिंग, एक्स अमाउंट ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग, फिजिकल मार्केटिंग टू अचीव दैट लेवल। वो भी आए ना आए कंफर्म नहीं होता। ओके। तो आपको ये सब फैक्टर सोच के चलने हैं। या तो आप अपना क्लाउड किचन का, मान लीजिए फॉर एग्जांपल दिल्ली का एनसीआर का एक पूरा ब्रांड बनाते हैं जिसमें ऑलमोस्ट सारे पिन कोड्स आप डिलीवर कर पाते हैं। ओके। और आप सेंट्रल लेवल पे मार्केटिंग कर पाते हैं उस चीज की। क्योंकि आपके पास मान लीजिए 20 किचन है, 20 किचन में 5-5 हज़ार भी पर मंथ आप इन्वेस्ट करते हैं, तो 1 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट आप इजीली कर सकते हैं ऑन डायरेक्ट ब्रांड मार्केटिंग। बिल्कुल।
फिर उसमें क्या होता है, आपके पास एक ब्रांड पूल आता है, डायरेक्ट कस्टमर्स के ऑर्डर्स भी आते हैं, विच आर सबसे हाईएस्ट प्रॉफिटेबल, ओके। क्योंकि उसमें आपको किसी को कमीशन नहीं देना। हम्म। तो यहाँ से पैसा बनता है। ओके। आपकी स्विगी जोमेटो पर डिपेंडेंसी रहेगी 50 to 60%, 30 to 40% आपका खुद का कस्टमर बेस है। उसमें आपकी जो 40% 50% मार्जिन बच आपके गया। ग्रॉस मार्जिन सीधे 3x हो जाते हैं उसमें। हाँ ओके। वहां पैसा बनता है। अब हमारे भी आप देखेंगे, या जो भी अच्छे ब्रांड्स हैं, दे आर डूइंग रिटेल स्टोर्स, उनमें भी ऑनलाइन सेल्स आती है, बट इट इज नॉट 100%। ओके। मान लीजिए 32 लेके 60 to 70% ऑनलाइन सेल्स रहता है, और 30 to 50% रिटेल सेल्स भी रहता है, ओके। विच कवर्स द मार्जिन्स। तो मिनिमम 30% रिटेल सेल्स होने चाहिए। आना ही चाहिए, बिल्कुल। हाँ हाँ। आपने काफ़ी बार ये जिक्र किया कि यार ब्रांड बनाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। एक तो ऑफकोर्स एड्स और उन सब के साथ अपने सेलिब्रिटी वो सब करते हैं, बट जनरल अगर कोई यंग बंदा है, कम इन्वेस्टमेंट में करना चाहता है, तो वो फिर कैसे ब्रांड बनाए? मेरे हिसाब से आज के टाइम पे बेस्ट वे ऑफ मार्केटिंग इज कंटेंट मार्केटिंग, ओके। विच इज ऑलमोस्ट कॉस्ट फ्री। हाँ हाँ। आपके खुद के दिमाग पे है कि आपको कैसा कंटेंट बनाना है, और आप चाहे वो डेली वीलॉग्स भी बना सकते हैं, आप अपना वीकली भी बना सकते हैं, या फिर आप अपने प्रोडक्ट के अराउंड बना सकते हैं, वो आपको सोचना है। बट आपको कंटेंट बनाना ही पड़ेगा आज के टाइम में डिफरेंशिएट करने के लिए। करेक्ट। उसके बाद आपके पास इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, माइक्रो लेवल के भी हैं, मैक्रो लेवल के भी हैं, उनके साथ आप टाई अप्स कर सकते हैं। जो फूड व्लॉगर्स उन टाइप के। जी, चाहे वो फूड में हो, फैशन में हो, कॉमेडी में हो, देखिए विजिबिलिटी सबके पास है। हाँ। आपको माइंड यूज करना है अपना कि यार मेरे बजट रेंज में कौन आ रहा है। एंड खाना तो सबको ही खाना है, तो खाना आपको। सबको खाना है। हाँ। तो उस केस में हमने भी ऐसे ही ग्रो करा। ओके। देखो, हर किसी कोई स्टार्टअप खोल रहा है, मान लो 20 लाख लेकर आ रहा है, तो वो 10 लाख रुपए किसी सेलिब्रिटी को नहीं दे सकता, बिल्कुल। हाँ। ना ही वो रोड पे जाके बैनर लगा सकता है। हम्म। सबसे कॉस्टलीस्ट वे है बैनर्स लगाना, क्योंकि उसमें आप आरओआई कैलकुलेट नहीं कर आरओआई पाओगे। कैलकुलेट नहीं कर सकते, एंड देन आपको एक बैनर से फायदा ही नहीं होगा। हाँ हाँ। आपको एक कम से कम 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर के स्ट्रेच पे बैनर्स लगाने पड़ेंगे करेक्ट। टू क्रिएट ब्रांड अवेयरनेस। उसमें भी आजकल मोस्टली लोग गाड़ी वाड़ी इन सब में भी मोबाइल ज्यादा देख रहे होते हैं। एग्जैक्टली, तो एक्चुअल में देखा कि नहीं देखा, तो रजिस्टर हुआ कि नहीं, रजिस्टर हुआ कि नहीं, वो सब चीजें। फिर आपको फिर वहाँ पे मंथली कमिटमेंट्स है कि आपको मिनिमम 2 मंथ्स का बैनर लेना है, मिनिमम 1 मंथ का लेना है, तो आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है। वो बड़े ब्रांड्स कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हो, एक तो अपना कंटेंट बनाइए, दूसरा फोकस्ड इंस्टाग्राम पे एड्स चल सकती हैं रेडियस वाइज, ओके। हाँ। विच इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। आपके पिन कोड के आसपास। पिन कोड के आसपास चल सकती हैं। आप अपना ब्रांड कंटेंट बनाइए, इन्वेस्ट गुड अमाउंट इन प्रोडक्ट फोटोशूट, गुड अमाउंट इन आउटलेट शूट, वीडियोस, फोटोज, जितना कंटेंट आप इकट्ठा कर सकते हैं, उसकी मिनी क्लिप्स निकाल के आप अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं। और ज्यादा बजट नहीं है, 5 से 10 हजार रुपए महीने में ब्रांड अवेयरनेस आपके एरिया में क्रिएट हो जाती है। अच्छा। ओके। हाँ। तो ये सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है आज के टाइम पे। इसके अलावा देन यू हैव मीडिया। ओके। ठीक है ना, आप प्रिंट मीडिया में जा सकते हैं, आर्टिकल्स निकलवा सकते हैं अपने, बट अगेन वो फिर कॉस्टली हो जाता है। ओके। बेटर इज कंटेंट मार्केटिंग विद लोकलाइज्ड एड्स एंड इन्फ्लुएंसर्स हु आर रीजनेबल। देखो, आपको ऐसे भी मिलेंगे जो बोलेंगे मैं एक रील के 50,000 लूंगा। हाँ हाँ। ठीक है ना, करेक्ट। नेगोशिएट भी करेंगे तो मान लो 35-40K में आ गए, बट आप एक रील पे इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। करेक्ट। हाँ। वो आप तब ले सकते हो जब आपका कुछ एस्टैब्लिश रेवेन्यू आ गया। आपको रेवेन्यू लेकर आना है, तो उसके लिए आपको माइक्रो कंटेंट क्रिएटर्स पे जाना पड़ेगा। काफी सारे बार्टर में भी आते हैं ओके। और अच्छा कंटेंट बनाते हैं, हाँ। जो बडिंग है। तो बार्टर मतलब वो आपके आउटलेट में आके उन्होंने खाना खाया, एक्सपीरियंस किया एंड एक्सपीरियंस किया या फिर पैक करवाया और आपको अपना फीडबैक दिया, ठीक है। और उसका रील या फिर स्टोरीज जो भी उन्होंने कंटेंट डाला, और आप अपने अलग अलग जॉनर के कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो करिए, उनको डायरेक्ट मैसेज करिए, दे रिप्लाई। आई थिंक आपका सबसे वायरल जो हुआ होगा रील, जितना मैंने देखा है, वो राजा गुर्जर वाला जी, था। राजा हाँ। गुर्जर वाला। तो वो कैसा आइडिया सोचा, एंड वो आई थिंक काफी ऑर्गेनिक भी लगा, एंड में उन्होंने बढ़िया से इंटीग्रेट भी कर दिया। हाँ, देखो वो बहुत अच्छे, मतलब वैसे वो उनका कंटेंट अलग है, हाँ। बट वो बंदे बहुत नाइस है। अच्छा। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हमने आउटलेट ओपन हुआ है, किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं। तो हम 5-7 ब्लॉगर्स का देख रहे थे, तो उसी समय राजा गुर्जर की भी एक रील हमारे पास आई। तो हमें फिर हम उनको मैसेज करा, और उनके मैनेजर का डायरेक्ट फटाफट रिप्लाई भी आ गया, बहुत जल्दी रिप्लाई आ गया। उन्होंने कमर्शियल्स भी बहुत अच्छे ऑफर करे हमारे को विद द रीच ही हैज। आई थिंक वो 2-3 मिलियन गई है वो रील। सिर्फ 4.5 मिलियन रहते हैं। बताओ। हाँ। तो अब आप देखिए, और उसमें से ऑलमोस्ट 100K तो शेयर्स हैं उस रील पे। ओके। एंड क्लियरली उन्होंने ब्रांड का नाम और वो पूरा सारा क्लियर, और उन्होंने खुद आकर के पूरा वीडियो शूट करा, पूरा आउटलेट कवर करा, मेन्यू कवर कर दिया,
प्रोडक्ट्स कर दिए, ब्रांडिंग कर दी, मतलब ही डिड मोर देन वी आस्क्ड फॉर। ओके। तो ये अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स का ये रहता है। अब हमारे को कभी भी दोबारा कराना है ना, तो हम राजा गुजर जी को 2 मिनट में फोन करेंगे कि भैया आप नया आउटलेट का प्लान है, आप आ जाओ, या फिर कुछ और हम प्लान कर रहे हैं। हिट एंड मिस भी होते हैं। देखो कई बारी हम बहुत अच्छे ब्लॉगर पे इन्वेस्ट करते हैं और रिटर्न नहीं आते, या फिर वो उस लेवल से वीडियो नहीं बना के देते हमारे को। करेक्ट। हाँ, तो ये आपको मान के चलना पड़ेगा, आपको डिपेंडेंसी 1-2 ब्लॉगर पे नहीं रखनी है। वो तो रिस्क टू रिवॉर्ड है, किसी में बहुत अच्छा जी, रिटर्न जी, आ गया, जी। किसमें कम आया। हाँ, और कई बार देखो ब्लॉगर की भी गलती नहीं होती है, उसने सेम एंथुसियाज्म से वीडियो बनाई, हिट एंड मिस किसी की भी हो सकती है। बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। तो आपको इसीलिए डाइवर्सिफाई करके रखना है। हम्म। मल्टीपल माइक्रो कंटेंट क्रिएटर्स को टारगेट करिए, और कोई आपके नोन में है तो वो एज अ हेल्प भी आपकी कर देते हैं कि मान लो उसका रेट 20,000 है, आपके नोन में है तो उसने 10,000 में कर दिया। करेक्ट। लॉन्ग टर्म रिलेशन बन गया। रिलेशन बन जाते हैं, फिर आप दोबारा उनको कॉल कर सकते हैं। तो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ मार्केटिंग फॉर एनीवन। पैम्फलेटिंग, न्यूज़पेपर्स, ये सब पुराना हो गया, इसकी आरओआई नहीं है। डोंट इन्वेस्ट इन दैट, बेटर इन्वेस्ट इन स्टाफ, जो कि मान लो आजकल आप देख रहे होंगे कि मार्केट्स में आपके सिग्नेचर्स पहन के घूमते हैं, एलईडी सिग्नेचर्स। करेक्ट करेक्ट। ये अभी इवन बैंगलोर का एक स्टार्टअप था स्विश करके, हाँ। वो चल रहे थे, बवाल भी मचा कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या लगता है, इफेक्टिव है? बिल्कुल होना चाहिए, बहुत इफेक्टिव है। हाँ। क्योंकि आपकी डायरेक्ट ब्रांड रजिस्टर कस्टमर के माइंड में गया, उसने देखा आपको चलते हुए, आपके लड़के को चलते हुए देखा, करेक्ट। ठीक है, उसने उस समय पैम्फलेट भी दे दिया या नहीं भी दिया, एक ब्रांड रजिस्टर हो गया। बेस्ट वे ऑफ मार्केटिंग है, पैम्फलेट से 100 गुना बेटर है। ये मैंने एक्चुअल में सर पता है कहाँ, नेहरू प्लेस में देखा था। वहाँ पे इतने सारे कंप्यूटर के रिपेयर वाले, लैपटॉप रिपेयर दुकानें होती हैं, हाँ हाँ, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। बट 1-2 ब्रांड ऐसे थे, उन्होंने 2-3 बंदे रखे हुए थे जो कि ऐसे पहन के घूम रहे थे। हाँ, एंड फट से तुम्हें पता चल गया कि यार सही लग रहा है ये। सही लग और 1-2 ऐसी कुछ गारंटी भी दी थी, 6 मंथ्स गारंटी, वो लिखा हुआ था कि तुम्हारा वो भी ट्रस्ट भी बिल्ड हो गया, एंड लिखा है 6 मंथ्स गारंटी, चलो देखा। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड जबकि वो नेहरू प्लेस में जो बाहर वाले शॉप्स हैं ऑफ कोर्स रेंट महंगी है, उनकी बिल्कुल पीछे ऊपर वाले फ्लोर कोने में थी, सिर्फ देखो वही है ना, बट वहां पे लाइन लगी हुई थी। स्कार्सिटी क्रिएट्स ब्रिलियंस, ठीक है ना? आपके पास शॉप प्राइम लोकेशन नहीं है, करेक्ट। तो अब आपको क्या करना है? आपको दिमाग लगाना है अपना कि मैं प्राइम लोकेशन पे भी घूम करके क्लाइंट खींच सकता हूँ, चाहे वो प्राइसिंग पे खींचूं, करेक्ट। चाहे वो सर्विस पे खींचूं, चाहे वो वारंटी के ऑफर पे खींचूं। हाँ। तो आपको अपना स्कार्सिटी माइंडसेट हमेशा ऑन रखना है व्हेन यू आर स्टार्टिंग अप। हर जगह पैसा नहीं फेंकना, ना आपके पास है वो फेंकने के लिए। जितनी भी आप देखिए, एक और चीज कर सकते हैं, हमने 1-2 जगह करा, मैं आपको बता देता हूँ। हमने ढोल वाले बुलाए 2 ओके। 2 या 3 ढोल वाले बुलाए, उनको अपने कपड़े पहनाए ब्रांडेड, और पूरे मार्केट में ढोल बजवाया। ओके। तो साउंड क्रिएट हो रहा है, बंदे का अट्रैक्शन जा रहा है आपके पास। इसको गुरिल्ला मार्केटिंग भी कई सेंस में कहते हैं, या जैसे कि इम्प्रॉम्प्टू डांस कई लोग करते हैं किसी जगह पे, हाँ। तो ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट हो जाता है कि यार ये किस ब्रांड का हो रहा है, क्या कर रहे हैं, करेक्ट। तो लोग अट्रैक्ट होते हैं। एंड वहाँ पे आप इनिशियल उसमें कोई ऑफर भी दे सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? कि और अनाउंसमेंट कर देते हैं, एक माइक लीजिए कि सर हमारा ब्रांड ओपन हुआ है, यहाँ पे आप विजिट करिए, ये ऑफर चल रहा है। करेक्ट। कोई शर्माने की जरूरत नहीं है, शर्माने से कुछ नहीं होगा। आपकी तो चलो टीम भी में, बट आप बोल रहे कि इनिशियल लेवल पे फाउंडर्स को भी इन सब में इन्वॉल्व। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम बिल्कुल इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, आप भी होते हो? अगर हम अवेलेबल है तो इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल। अच्छा अच्छा। और देखो फाउंडर, आप एज अ न्यू फाउंडर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है कि आप मैनेजर्स की पूरी टीम हायर करो, या फिर कंटेंट मार्केटिंग के अलग से टीम हायर कर रहे हो, एडिटिंग के अलग से कर रहे हो, आपके पास नहीं है रिसोर्सेज। करेक्ट। हाँ। अगर है तो यूटिलाइज करिए, वेल एंड गुड। बट मैं एज अ केस मान के चल रहा हूँ कि आपके पास नहीं है अभी, आपके पास सिर्फ केपेक्स है लगाने के लिए, तो आपको अपना दिमाग कैसे यूज करना है। तो ये सारे तरीके कर सकते हैं, लो कॉस्ट तरीके हैं और स्केलेबल भी है। करेक्ट। कि आपने आज इस मार्केट में कराई मार्केटिंग इस टाइप की, फिर कोई और मार्केट फेमस है, या फिर कहीं और फुटफॉल अच्छा आ रहा है। नॉर्मली जैसे क्या होता है, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, दिवाली के टाइम पे काफ़ी सारे मेले लगते हैं। हाँ। करेक्ट। मेले के अंदर स्पॉन्सरशिप का पैसा मांगते हैं, वहाँ पे क्या कर सकते हैं? मेले के बाहर तो कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल। अपने लड़के बाहर खड़े करो, हाँ, ये सब अपने बोर्ड्स उन सब के साथ, बोर्ड्स लगा करके, अपने वो पहना करके। आप फिजिकली कहीं पे कुछ नहीं लगा सकते, बिकॉज सबके लिए परमिशन चाहिए। बिल्कुल। एक बैनर भी लगेगा तो उसका पैसा देना है आपको। हो सकता है आपको कोई हटा भी दे कि नहीं यहाँ पे अलाउड नहीं है, ठीक है, ठीक है, लड़ने की बात नहीं है। जहाँ पे नहीं हटा रहे वहां तो आपकी ब्रांड विजिबिलिटी बन गई ना, एंड मे बी 1-2 घंटे के लिए हो गया, तब भी हो गया, गेन तो हुआ ही। तो ये सब आपको सोचना है। यही सब से आप अपना पैसा बचा करके मार्केटिंग कर सकते हो, और कस्टमर के माइंड में ब्रांड रजिस्टर होगा आपका, हो ही नहीं सकता कि ना हो। तो कंवल, जैसे कि आपने बोला कि लो कॉस्ट मार्केटिंग अपना आइडियाज दिए, आप इन्फ्लुएंसर्स के साथ कर लो, ये बोर्ड्स लेके
एलईडी बोर्ड्स वो सबसे ज़्यादा कर लो, गुरिल्ला मार्केटिंग कर लो, बट ऐसे और कौन से आपने थोड़े इनोवेटिव इन्फ्लुएंसर्स या डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स का किए जिसमें कैंपेन वायरल हुए आपके? देखिए, मैं आपको सबसे एक फेमस हुआ था हमारा, सबको नाम पता होगा, पुनीत सुपरस्टार। अच्छा। उनको हमने उनको उनसे टाई अप किया था जब वो बिग बॉस में नहीं आए थे, ओके। तब उनका कंटेंट वायरल होना शुरू हुआ था। और बहुत ही रीजनेबल अमाउंट्स में फर्स्ट तो उनके साथ बार्टर ही कैंपेन हो गया अच्छा, था। पहला कैंपेन बार्टर? पहला कैंपेन बार्टर कर दिया था उन्होंने। इवन सच अ नाइस पर्सन। तो उन्होंने, देखो, उनकी मीडिया इमेज अलग है, अलग काम करते हैं, वैसे वो स्मार्ट एक बिजनेसमैन बंदा है, ओके। ठीक है। तो उसको पता है कि क्या है मेरे पास सिस्टम और मेरे को लोग क्यों फॉलो करते हैं। मोस्टली कैरेक्टर टाइप का यूजुअली मीडिया वो में play कैरेक्टर करते हैं। ही है। अच्छा, online। कैरेक्टर ही है, हाँ हाँ okay। हाँ। और उनको पता है कि लोग क्यों फॉलो करते हैं उन्हें, इसीलिए वो कंटेंट, अब तो उनका अलग सिस्टम हो गया। हाँ। तो तब मैंने बार्टर में किया था, फिर थोड़े से फेमस हुए, फिर हमने उनको पेड कैंपेन में बुलाया था, आउटलेट पे विजिट करवाया था, बहुत अच्छा वायरल गया था। और फिर एक बार ही बुलाया था जब बिग बॉस में होके आ गए थे, ओके। तब उन्होंने चार्जेस कुछ ज़्यादा लिए थे, हाँ, बट तब भी कैंपेन अच्छा गया था। मतलब अच्छा, मतलब कितनी रीच आ जाती होगी? तो जो अच्छी रील्स गई थी वो 3-4 मिलियन व्यूज पे गई थी। ओके। जी जी जी। और ऑलमोस्ट 50,000 से लेके लाख से ऊपर शेयर्स थे उनके। अरे फिर तो बहुत अच्छा ऑर्गेनिक कैंपेन था हमारे लिए, खासकर हमारे लिए। तब हमारे आउटलेट्स भी आई थिंक 20-25 थे। हाँ, ओके। तो हमारे को और विजिबिलिटी मिली। आप मान के चलिए टियर 2 सिटीज से फोन आने लगे कि आपका आउटलेट हमें खोलना है। तो इसमें आपका लोग ये भी देखते हैं ना कि यार वो इन्फ्लुएंसर का ब्रांड इमेज कैसा है, वो आपके ब्रांड के साथ फिट आता है कि नहीं, तो वो सब आप देखते नहीं, क्योंकि नॉर्मली लोग फिर इन सब का उतना एसोसिएट करना नहीं चाहते हैं। देखिए, आपका सही क्वेश्चन है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि ना, स्टार्टिंग में ना बंदे का डू और डाई सिचुएशन होता है। हाँ, स्टार्टअप्स का, करेक्ट। ठीक है। कई लोग सोचते हैं, मेरा ये तरीका नहीं है सोचने का। मेरा ये तरीका है कि आपको जहां भी विजिबिलिटी मिल रही है ना एज अ स्टार्टअप, आपको लेनी चाहिए। बिल्कुल। ब्रांड इमेज, ब्रांड ऑफरिंग, वो सब तब आपके आता है कि आपके पास एक रेवेन्यू लेवल हो गया, अब आप रिस्क नहीं ले सकते। स्टार्टिंग में तो सारे रिस्क लेने चाहिए आपको। और हमने कंटेंट क्रिएटर्स ही ऐसे ढूंढे स्टार्टिंग में जो कि रिस्की है, अच्छा। कि वीडियो चलेगा तो कम से कम 500 के जाएंगे, नहीं चलेगा तो 50,000 70,000 व्यूज में रुक जाएगा। हाँ। तो वो हमारे रिस्क थे। अभी हमने बुराड़ी, आपने एरिया देखा होगा, वहाँ पे एक ब्लॉगर है N2 नितिन। ओके। छोटे कंटेंट क्रिएटर हैं, बडिंग है, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, कॉमेडी कंटेंट ठीक है। ऑन बुराड़ी। अच्छा, तो आप फूड के अलावा भी दूसरे हाँ निशेस जी, में? हाँ जी। कॉमेडी, फैशन, मेकअप, हमने सबके साथ कोलैबोरेट किए। एंड आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि आप उन सबके साथ भी करो। उनको फूड के ब्रांड्स भी उनको कम मिलते हैं, और दे आर रेडी टू डू फॉर बार्टर ऑल्सो। हाँ। जैसे उनके घर पे पार्टी हुई, उन्होंने बोल दिया 10 बंदों की पार्टी है, तो आप यही स्पॉन्सर कर दो। करेक्ट। ये तो आपके लिए बहुत इजी होगा। बहुत ईजी हमारे लिए। खाना बन रहा है, हमने पैक करके डिलीवर करवाना है बस। तो ऐसे बहुत केसेस में हमने करा है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं हमारे पास। ओके। तो जैसे एन2 नितिन है, अभी इससे करे सरदारनी सुखजीत है, कॉमेडी कंटेंट बनाती हैं, मेरा करण बॉयफ्रेंड के ऊपर। तो उसका बहुत अच्छा व्यूज गए हैं, 400K प्लस व्यूज जा चुके हैं उस पे। 400K, ओके। बहुत रीजनेबल अमाउंट्स में उन्होंने कर दिया। तो अभी हमने कंटेंट क्रिएटर के साथ करा सरदारनी सुखजीत, वो अपने बॉयफ्रेंड पे फनी कंटेंट बनाते हैं। अच्छा। तो उसका ऑलमोस्ट 400K प्लस व्यूज आ चुके हैं विद इन 2 days। तो ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स पे आपको रिस्क लेना चाहिए स्टार्टिंग में, और काफी रीजनेबल में आ जाते हैं, क्योंकि इनके बड़े बड़े मैनेजर्स नहीं है, बडिंग कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो और ये एफर्ट्स भी ज्यादा डालते हैं वीडियो क्रिएशन में भी। करेक्ट। जो एक एस्टैब्लिश्ड कंटेंट क्रिएटर है, वो जिस लेवल की मेहनत करेगा वो अलग होगी। हाँ, उसकी विजिबिलिटी एक ऑलमोस्ट फिक्स हो जाती है कि इतने व्यूज तो इनकी एक रील पे आते हैं। फिर वो आपकी अलग अलग, और हम एस्टैब्लिश वालों से भी कराते हैं। बट आपने देखा है थोड़ा रिस्की अपकमिंग क्रिएटर्स वाले ज्यादा रिजल्ट लेते हैं, स्पेशली जो फूड में नहीं भी हैं, उसमें ज्यादा रिजल्ट आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा रिजल्ट आता है, ब्रांड विजिबिलिटी बहुत मिलती है, एंड दे आर ओपन टू कोलैबोरेट आल्सो, कि पेज को टैग करना है नहीं करना है, वो सब कंफर्टेबल होते हैं। नहीं तो काफी सारे ब्लॉगर्स की गाइडलाइंस बहुत अलग अलग होती हैं, वो टीम मैनेज करती है। टीम मैनेज करती है। जी बिल्कुल। हाँ, तो ये तो काफी इंटरेस्टिंग, आई थिंक ये आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी बन गया, क्योंकि आप सही इन्फ्लुएंसर, अपकमिंग इन्फ्लुएंसर को सही प्राइस पे अगर कर पा रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है। एक आजकल ये ट्रेंड वायरल हो रहा है कि सबको 10 मिनट में चाहिए, खाना भी 10 मिनट में चाहिए। ब्लिंकिट बिस्ट्रो, जेप्टो कैफ़े, स्विगी बोल्ट, ये सब 10 मिनट में खाना डिलीवर कर रहे हैं। तो एज अ रेस्टोरेंट आपको क्या लगता है, ये सक्सेसफुल होगा? इसमें क्वालिटी मेंटेन होगी कि नहीं, मतलब आप प्रॉफिट बना पाओगे कि नहीं? क्या आपके ओपिनियंस हैं? देखिए, 2-3 फॉर्मेट्स में ये सब आ रहे हैं। जैसे ब्लिंकिट और आपकी जेप्टो, ये खुद की किचन्स लेकर के आ रहे हैं। अच्छा। स्विगी का टाई अप हमारे साथ ही है, जैसे, और जोमेटो भी जो लेकर आने वाला है नेक्स्ट 1-2 मंथ्स में ले आएगा, वो भी रेस्टोरेंट के साथ ही टाई अप के साथ होगा।
पहले जोमेटो स्विगी भी एप्लीकेशंस डाल के देख चुके हैं, बट इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट मॉडल। प्रोड्यूस करना डिफिकल्ट है, Correct. सेल करना इजी मॉडल है, क्योंकि उसमें सिर्फ राइडर्स चाहिए आपको और आपके पास ऑलरेडी स्केल है। आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट स्विगी जोमेटो मोर बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन रेस्टोरेंट्स, और रेस्टोरेंट्स पे ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है। उनकी क्या स्मार्टनेस है, 10 मिनट्स में कैसे डिलीवरी कर पा रहे हैं। एक तो रेडियस को उन्होंने डिफाइन कर दिया, 1.5 से 2 किलोमीटर का रेडियस होगा। ठीक है। ऑर्डर्स की उन्होंने प्रेफरेंस डिवाइड कर दी। हमारे लिए क्या फ्यूचर है, मुझे लगता है कि हमें अपनी कैपेसिटीज को बेटर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब जैसे पहले हमारा रिटेल सेल भी हो रहा है, ऑनलाइन भी हो रहा है, अब हमारे को कुछ ऐसी मेन्यू आइटम्स लानी पड़ेंगी सभी अच्छे रेस्टोरेंट्स को, जो कि 5 मिनट में रेडी हो सके। बट होंगे कैसे 5 मिनट में रेडी? सर देखिए, जैसे मैगी को ही लग रहे हैं 10 मिनट रेडी होने में। देखिए वो हमारी अब स्मार्टनेस है। देखो काफी सारे तो देखो, जैसे मान लो बेकरी है, उसमें केक्स रेडी पड़े हैं। नहीं वो तो चलो बेकरी पैटीज वो सब तो बने प्रोडक्ट्स तो रेडी हैं। हाँ। फूड प्रोडक्ट्स कैसे हो सकते हैं, जैसे मान लो बिरयानी है, हमने बिरयानी बना के रख ली, ओके। ठीक है ना, हाँ। तो उसके बाद तो सिर्फ पोर्शन निकालना है और पैक करके देना है, व्हिच टेक्स 4 to 5 मिनट्स मैक्सिमम। करेक्ट। बट ये जैसे कि अभी बहुत सारे इवन रेडिट उन सब में भी आया भी था कि ये जो इतना फास्ट डिलीवर करेंगे ये मोस्टली फ्रोजन आइटम्स होंगे एंड उसको रीहीट करके भेजेंगे। देखिए वो अपने किचन्स में क्या करेंगे वो देखने वाली बात है। जैसे मैंने आपको बताया ब्लिंकिट, ज़ेप्टो वगैरह। करेक्ट। और उनका ऑब्वियसली जो भी ऐसे मॉडल्स होते हैं वो बेस किचन मॉडल्स होते हैं, उनको बोलते हैं हब एंड स्पोक मॉडल्स। एक बेस किचन होता है जहाँ सारा मैन्युफैक्चरिंग होता है और छोटे छोटे लाइव किचन्स में वो जाता है, वहाँ पे असेंबली लाइन होती है। ठीक है। कि बस आपका आया, आपने खोल के गर्म करा और पैक कर दिया, ठीक है। तो वो फ्रोजन हो सकता है, माइक्रोवेव्ड हो सकता है, नाइट्रोजन फ्रोजन हो सकता है, वो अलग अलग कैटेगरी का हो सकता है। और जरूरी नहीं है कि आपके न्यूट्रिएंट्स उस पर हमेशा खराब ही होंगे। अच्छा ऐसा पैकिंग टेक्नोलॉजीज काफी बेटर आ गई हैं। ओके। और आप देखिए हल्दीराम के भी जो रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स हैं, अब आईडी फूड्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं अच्छा प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो किस तरह से वर्कआउट करेगा वो देखने वाली बात है। जहाँ तक रेस्टोरेंट्स की बात है, हमारे को जैसे मैंने आपको अभी बिरयानी का एग्जांपल दिया, वी कैन डू थालीज ऑल्सो। थालीज भी? थालीज देखो, दाल पनीर बना के रख लिया आपका, है ना, उसके बाद तो आपको बस पैक करके देना है। करेक्ट। इशू कहाँ आता है, जैसे तंदूरी आइटम्स है वो नहीं बन सकती है, या उसमें भी तो पहले से बना के हीट करके वो बस हीट करने का ही 7-8 मिनट का उसका वो है। अगर तंदूर सही से कुक नहीं करा तो आपको मजा ही नहीं आएगा खाने में। बिल्कुल। और फिर क्या होता है ना, देखो पीक आवर्स होते हैं रेस्टोरेंट्स का, पीक आवर्स है 7 to 11 PM। आपके 80 to 70% ऑर्डर्स उसी टाइम फ्रेम में आते हैं। अच्छा। तो आपको ये नहीं सोचना कि मेरे को दिन के 100 ऑर्डर्स आए, 100 ऑर्डर्स हर घंटे के हिसाब से डिवाइड होके नहीं आते। बिल्कुल। हाँ। बट आपको हर ऑर्डर 5 मिनट में देना है। करेक्ट। वहां पे इश्यूज आएंगे। इंटरेस्टिंग। तो हर किसी रेस्टोरेंट ओनर को अपना माइंड लगा करके ऐसी प्रोडक्ट्स 5-7 निकालने पड़ेंगे फॉर दीज प्लेटफॉर्म्स। और देखिए यहाँ पे जो कस्टमर ऑर्डर कर रहा है ना, उसकी एक्सपेक्टेशन वो नहीं है कि मेरे को ऐसा ब्रिलियंट खाना आ जाएगा कि हाँ भाई 10 मिनट में आ गया। वो एक्सेप्टेड है कि मेरे को ऑलमोस्ट रेडी टू कुक मील्स आएंगी जो कि मेरे लिए कन्वीनियंट है। वो फाइन डाइनिंग वाला फाइन डाइनिंग नहीं है माइंड में। आज भी आप मान के चलिए, कस्टमर जो खाना खाने आते हैं, इतना डिलीवरीज का बूम हो गया, सब हो गया, बट डाइनिंग सेल सबकी चल रही है। करेक्ट। वो क्यों है? क्योंकि जिसको एक्सपीरियंस चाहिए वो उसको एक्सपीरियंस चाहिए। डिलीवरी में उसको वो बात नहीं लगती। आपको सेलिब्रेट करना है फैमिली के साथ तो आपको रेस्टोरेंट आके ही करना है। करेक्ट। ठीक है ना, या फिर डेट्स पे आना है गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, या फिर वाइफ के साथ आना है तो आपको रेस्टोरेंट ही आना है। डिलीवरीज का एक लिमिट तक ही आप यूज कर सकते हैं। और जो 10 मिनट्स डिलीवरी वाले होंगे, वो बंदा माइंड प्रिपेयर करके बैठा है कि मेरे को बस क्विक डिलीवरी चाहिए, मुझे अभी मील खानी है और काम पे जाना है, या फिर मुझे मेरा कोई मैच है या कुछ भी है। करेक्ट। ठीक है ना, तो वो माइंडसेट रेडी है। हमारे को उस माइंडसेट के हिसाब से एक छोटा सा मेन्यू बनाना है सभी रेस्टोरेंट ओनर्स को और लिस्ट करना है। पैसा बिल्कुल बनेगा। और ऑलमोस्ट एज ऑफ नाउ व्हेन वी आर स्पीकिंग, स्विगी बोल्ट का कंट्रीब्यूशन इन स्विगीज टोटल ऑर्डर्स इज अप्रोक्सीमेटली 10% नाउ। अच्छा। ऑलरेडी 10% पे आ चुके हैं, जबकि आई थिंक अभी पूरा ढंग से लॉन्च हुआ नहीं है अभी। और सारे पिन कोड्स पे भी लॉन्च नहीं हुआ है। करेक्ट। तो देखिए, सबको क्विक चाहिए। आप गाली दे लीजिए कि फ्रोजन फूड आएगा, क्या आएगा। गाली देंगे 10% लोग, खाएंगे 90% लोग। वो वही बात है ना, जब 10 मिनट डिलीवरी आई थी, लोगों ने बोला कि नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। अब कोई अमेज़न से ही ऑर्डर नहीं करना चाहता है अगर वो चीज अवेलेबल हो। देखिए ना, कपड़ों तक में क्विक कॉमर्स घुस चुका है, अप्लायंसेस में घुस चुका है। और आपको लैपटॉप लेना है, टी शर्ट लेनी है, आपको 10 मिनट में आएगी तो आप क्यों नहीं लेंगे? बिल्कुल। सेम साइज आ रहा है, सेम क्वालिटी आ रही है, आप क्यों नहीं लेंगे? बिल्कुल। देखिए,
कोई भी चेंज आता है ना तो जो एस्टैब्लिश प्लेयर्स हैं उनको दिक्कत होती है, हमें भी दिक्कत हो रही है बिकॉज वी आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश एज अ रेस्टोरेंट बिजनेस। कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे किचन्स में, कुछ हमारे को प्रिपरेशंस करनी पड़ेंगी अलग से, बट वी रेडी फॉर दैट। इसको रोके कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये चेंज आ चुका है, ये कस्टमर की डिमांड है। कस्टमर की डिमांड है, इन्वेस्टर्स इस पे पैसा लगा रहे हैं। हम रोते रहे कि नहीं ऐसा नहीं है, खराब खाना जाएगा, बासी खाना जाएगा। हमारे को माइंड यूज करके उसको यूटिलाइज करना है ताकि हम उसको उस ब्रांड वैगन को छोड़े ना। क्योंकि देखिए आज से 6 साल पहले मैंने ब्रांड लॉन्च किया, ओके, तब डिलीवरी का बूम आ रहा था। अगर मैंने वो बूम कैचअप नहीं किया होता तो पीछे ब्रांड ही ना होता। हाँ, खत्म। जो लेगेसी ब्रांड्स थे वो नहीं कैचअप किया उन्होंने, उनको लगा कि नहीं ऑनलाइन के बिना भी सेल आएगी उनको। बट फिर कोविड ने लगा दी, फिर कोविड ने उनको फंसा दिया। हाँ। और वो कोविड के बाद उन्होंने आना शुरू करा धीरे धीरे, कुछ ब्रांड्स अब जाके आए हैं एंड नाउ दे विल टेक टाइम। और जो ग्राउंड हम कवर कर चुके हैं उसको बीट करना मुश्किल है, या फिर हमारे जैसे जो हायर कॉस्ट लगेगा ना वो चीज। बिल्कुल, और जो हमारे जैसे ब्रांड्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं उसको कवर करना मुश्किल रहेगा। इसीलिए जो चेंजेस आते हैं मार्केट में, अपना माइंड और अपना आपको बिजनेस उसके हिसाब से प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा। बहुत लोगों का कहना है कि यार इंडिया में फ्रेंचाइजी बिजनेस, अनलेस आप बहुत बड़े ब्रांड जैसे मैकडी, डोमिनोज, जो KFC, इन सब का नहीं ले रहे हो, प्रॉफिटेबल बनाना फॉर फ्रेंचाइजीज बहुत मुश्किल है। मोस्टली लॉसेस में जाते हैं। कुछ चाय वाले इन सब ने भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया, वो फ्रेंचाइजी बिक जाती है बट वो फ्रेंचाइजी को लॉस होता है। आपके हिसाब से क्या फ्रेंचाइजीज लेनी चाहिए? क्या फ्रेंचाइजी को प्रॉफिटेबल, मतलब फ्रेंचाइजी प्रॉफिटेबल हो पाते हैं कि नहीं, और फ्रेंचाइजीज को क्या चीज़ें देखनी चाहिए जी कि भैया अपना पैसा बने? देखिए, सबसे पहले मुझे फ्रेंचाइज लेनी चाहिए कि नहीं, सबसे मेरा पॉइंट स्टार्ट करने का ये है, अगर देखो आपको बिजनेस नॉलेज चाहिए, ब्रांड नेम चाहिए, और आपको लगता है कि मेरे को अपना ब्रांड नेम नहीं है, मेरे को सिर्फ पैसा कमाना है मार्केट में, तो फ्रेंचाइजी इज अ गुड ऑप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपसे चार्ज कर रहे हैं, वो किसी लिए चार्ज कर रहे हैं, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी और है ब्रांड। हमारी बिजनेस नॉलेज है, हमें प्रॉपर्टी चूज करने की नॉलेज है, प्रोडक्ट की नॉलेज है, मेन्यू कैटलॉगिंग की नॉलेज है, काफ़ी सारे स्टाफ ट्रेनिंग, स्टाफ हायरिंग, सबकी चीज़ें होती हैं। हर ब्रांड अलग अलग चीज़ें ऑफर करता है। दूसरी चीज़, फ्रेंचाइजिंग प्रॉफिटेबल है कि नहीं। देखिए, कोई भी ब्रांड अगर वो 10 आउटलेट का बैरियर क्रॉस कर गया मोस्टली विदाउट एनी एक्सटर्नल फंडिंग बूटस्ट्रैप में, तो वो प्रॉफिटेबल आउटलेट्स के ऊपर ही खड़ा है। हाँ, करेक्ट। ठीक है ना। नहीं, बट अगर मैं हूँ, मैं इस ब्रांड की फ्रेंचाइजी लूँ ना लूँ, हाँ, तो वो मैं कैसे? मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा इसके बाद डिसाइडिंग फैक्टर्स क्या क्या आपको देखना चाहिए। तो जो आपका वो क्वेश्चन था कि फ्रेंचाइज ब्रांड बनाना डेफिनेटली बहुत मुश्किल है, डेफिनेटली 110% बहुत मुश्किल है। देखो, हमने सोचा नहीं था कि हम स्केल तक पहुंचेंगे। हमने एक खोला, हमें लगा कि 1-2 फ्रेंचाइज करके देखते हैं, बहुत मुश्किल से हम 5 फ्रेंचाइज तक पहुंचे। बट डिसाइडिंग फैक्टर क्या रहा? सेल्स। हमारी मेन स्ट्रैटेजी रही कि ऑनलाइन और ऑफलाइन का मिक्स लेके चलना है। आधे ब्रांड्स वहीं फेल हो जाते हैं, वो एक स्ट्रैटेजी भी फिक्स हो जाते हैं कि सिर्फ ऑफलाइन सेल आ गई, ऑनलाइन नहीं आ रही, ऑनलाइन आ गई, ऑफलाइन नहीं आ रही। अच्छा, हमने शुरू से ऑनलाइन ऑफलाइन का एक स्प्लिट लेके चले, विच हेल्प्ड अस। दूसरा, जो आपने बोला कि क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए, देखिए फ्रेंचाइजिंग में फ्रॉड्स भी बहुत है। फ्रॉड मतलब? जैसे कि सर्विस नहीं दिया, अच्छा, वो फी ले ली और गायब हो गए। ठीक है, फिर प्लान्स नहीं दिए, किचन प्लान्स नहीं दिए, फसाड प्लान्स नहीं दिए, आपको अपने ऊपर छोड़ दिया, स्टाफ हायर करके नहीं दिया, ट्रेनिंग नहीं दी, या उन्होंने अपने ब्रांड पे इन्वेस्ट ही नहीं किया, ब्रांड पे इन्वेस्ट ही नहीं करा, सिर्फ 2-4 PR कैंपेन्स करवा ली, उसके बिहाफ पे फ्रेंचाइज बेचने लग गए। अब उनसे कैसे बचना है आपको? तो आपको फ्रेंचाइजीज में क्या क्या पॉइंट सोचने हैं। सबसे मेन क्या है कि वो ब्रांड एग्जिस्ट कहाँ करता है, कहाँ पे उनका ऑफिस है, उनसे जाके मिलिए, उनकी ब्रांड विजन समझिए, कितने आउटलेट्स चल रहे हैं, मतलब 2 हैं, 20 हैं, 200 हैं, वो एक्चुअली चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, आप जाके वेरीफाई करिए। अच्छा, वो हाँ, उनके आउटलेट्स में जाके भी पूछिए। बिल्कुल वेरीफाई करिए। देखिए, आधे ब्रांड्स तो हवा में बेच रहे हैं। इसका मतलब जैसे कि बोल दिए कि मेरे 100 हैं, हाँ, है नहीं। अच्छा, हाँ, ठीक है ना, आपने चेक नहीं करा, आपने उनकी PDFs देखी, उनकी प्रेजेंटेशंस देखी, आपने उनको एडवांस दे दिया, अब आप फंस गए। तो यहाँ पे ब्रांड्स फ्रेंचाइजीज को बेवकूफ़ कहीं बना लेते हैं। आप फिजिकली जाके चेक करिए आउटलेट्स जो हैं, क्या सेल्स आ रही हैं। जो ब्रांड बता रहा है, मान लो मैं फ्रेंचाइज ओनर हूँ, तो मैं तो बोलूँगा मेरी बहुत अच्छी सेल्स है। करेक्ट, हाँ। आप मेरे पे मत विश्वास करिए, आप आउटलेट्स जाइए, वहाँ पे खड़े होइए, वीकडे वीकेंड्स, आपको कोई सेल नहीं बता रहा, आपको खुद दिख जाएगा कितने राइडर्स आ रहे हैं, कितने कस्टमर्स आ रहे हैं। अलग अलग लोकेशंस पे जाइए, फिर आप स्विगी जोमेटो पे चेक कर सकते हैं, उन पे पता लग जाता है आपको कि कितने ऑर्डर्स चल रहे हैं, कि क्या उनकी
अपटेक है, मेन्यूज में प्रेजेंस है कि नहीं, फिर उनकी ऑनलाइन रेटिंग्स क्या है, हाँ रेटिंग ठीक है ना। करेक्ट। हाँ काफी लोग ये नहीं देखते। अब काफी सारे ब्रांड्स हैं वो आपको ऑनलाइन स्ट्रेटेजी में गाइड ही नहीं करते ओके। कि स्विगी जोमेटो पे सेल्स कैसे लेकर आनी है। आप यू आर ऑन योर ओन। हम्म, आप फ्रेंचाइजी से मिलिए, पूछिए कि फ्रेंचाइज जो ब्रांड है उसका क्या सपोर्ट है, ऑनलाइन सपोर्ट है कि नहीं, स्टाफ सपोर्ट है कि नहीं, ट्रेनिंग है कि नहीं, प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस है कि नहीं मार्केट में। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। अब जो नया ब्रांड एस्टैब्लिश हुआ है, जो उनकी कंपनी ओन आउटलेट्स हैं, उन पे जाके देखिए, उनकी मत सुनिए, खुद जाके देखिए, हाँ, खुद वेरीफाई करिए। आप आलस कर जाते हैं, आपको किसी ने बोला कि 10 लाख की सेल है और 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है महीने का, आपने किसी की वीडियो देखी, मान लो मेरी देखी, और आपने जाके मेरी फ्रेंचाइज को पैसा दे दिया या मेरे को पैसा दे दिया। मत ऐसा मत करिए। आप मेरे से मिलिए, मेरे कंपनी का पता करिए, आपके पास सारे आउटलेट्स के नंबर्स हैं, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है। आप ओनर से मिलिए, 50 ओनर से मिलेंगे, अगर 40 का फीडबैक अच्छा है यानी कि ब्रांड सही कर रहा है, 40 का या 30 का खराब है तो आप मत लीजिए फ्रेंचाइज। तो ये बेसिक फैक्टर्स आपको करने हैं। और देखिए, ब्रांड बिल्डिंग इज अ टफ जॉब। तो अगर आप रेडी हैं उस टफ जॉब को पूरा करने के लिए, 2005 इन्वेस्ट करने के लिए, तो अपना ब्रांड बनाइए। हाँ डेफिनेटली बनाइए। मैंने भी बनाया, आप भी बना सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि मेरे को सिर्फ कैश करना है या फिर मुझे बिजनेस को कैश करना है, तो आप फ्रेंचाइजिंग लीजिए, चाहे वो मेरी हो किसी और की हो। आपको सेल्स में बेनिफिट होता है, आपको डे 1 से किचन में कोई दिक्कत नहीं आती, प्लानिंग में कोई ऑपरेशंस कैसे हैंडल करने हैं। एंड इन जनरली फ्रेंचाइजीज कितना कमा लेते हैं प्रॉफिट्स? देखिए, फूड बिजनेस में एवरेज, चाहे वो फ्रेंचाइजिंग हो या आपका अपना आउटलेट हो, मिनिमम 8-10% का मंथली मार्जिन रहता है, विच गोज टिल 20%। ओके। एवरेज जो बैठती है 15-17% की बैठती है, रीजनेबल एवरेज है। और अगर आपका बहुत अच्छा चलता है तो वो 25% या 28% तक भी जाता है, बट वो exceptions एक्सेप्शंस है। तो आप मान के चलिए 15-18% इज अ डिसेंट मार्जिन इफ यू आर अर्निंग। ऑल्सो अगर आप शुरुआत कर रहे हो, जैसे कि लो बजट है, 1 लाख रुपए हैं, 80,000 ही है, तो क्या सिंगल प्रोडक्ट में अगर आप शुरू करते हो एंड वो अच्छे से बनाते हो, उसमें सक्सेस मिलने के चांसेस हैं? देखिए, अगर आपका लो बजट है, जैसे 50,000, लाख, 2 लाख रुपए, तो आपको सिंगल प्रोडक्ट ही करना चाहिए। ओके। क्योंकि आपके ओवरहेड्स कम हो जाते हैं और आपका फोकस एक ही कैटेगरी पे रहता है। देखो, बिकता सब कुछ है। आज आप समोसे लगाओ वो भी बिकेगा, और आप पास्ता पिज्जा बेचो वो भी बिकेगा। बट आपको देखना है कि आपको मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम सेल कैसे लेकर आनी है। तो जैसे मोमोज एंड शॉर्मा है, ये 2 कैटेगरीज को कंबाइन कर सकते हैं आप, हाँ है ना। टी स्नैक्स में मान लो कॉफी, पैटी, सैंडविचेस, टी, तो एक ये कंबाइन हो सकता है। बिरयानी के साथ मान लीजिए आपने सूप्स को रख लिया, कि जैसे आजकल ठंडा मौसम है तो सूप्स अच्छे सेल होते हैं। तो इतना ही बस। ओके। आपको ज़्यादा मेन्यू बड़ा नहीं करना है। जहां आपने ज़्यादा मेन्यू बड़ा करा, आपकी कॉस्ट आपको हैम्पर करेंगी, आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए होगा, सब कुछ सब खराब कुछ होता एम्प्लॉयज भी ज़्यादा है। चाहिए फिर होंगे। एम्प्लॉयज भी ज़्यादा चाहिए बनाने के लिए, सर्व करने के लिए, और फिर वेस्टेज। हाँ तो बेटर है कि आप एक प्रोडक्ट से शुरू करें, चाहे वो बिरयानी हो या मोमोज हो, शॉर्मा है, जितना भी अच्छा हाई सेलिंग स्ट्रीट फूड है। ओके। ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंट्स मत करिए कि आपने मान लो कोई फ्यूजन आइटम लॉन्च करा स्पेशली अपनी न्यू कार्ट के लिए, वो बहुत रिस्की है। ओके। देखिए, हिट होने को हो सकता है, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कम रहता है। आई थिंक उसमें आपको ऑडियंस को थोड़ा कन्विंस करना हाँ। पड़ेगा, वो अवेयरनेस फैलानी जी आपको जी जी, पड़ना देखो पड़ेगा। वीडियोस में बहुत अच्छा लगता है। हाँ। किसी की इंस्टाग्राम वीडियो देखी थी, ही इज डूइंग समथिंग डिफरेंट। भैया, अभी आपका फोकस है पैसा कमाना। हाँ। आपको लाख रुपए से महीने का 20-30-40 हज़ार रुपए कमाना है। डिफरेंट करने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है। Correct. अभी रिस्क मत लीजिए। अभी जो बिक रहा है वो बेचिए। आपकी दाल मखनी बिकती है, राइस बिकता है, बिरयानी, मोमोज, पिज्ज़ा, चाय, कॉफ़ी, स्नैक्स, ये सब हाईएस्ट सेलिंग आइटम्स हैं। चाइनीज़, इन्हीं में ही एक्सपेरिमेंट करिए, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें। मेरी पर्सनल सजेशन है, इफ़ यू आर ओके कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आपके पास बजट है, तो डेफिनेटली करिए। फिर तो आप कुछ भी कर फिर तो सकते कुछ भी हैं। कर सकते बजट है तो फिर तो हाँ जी, हाँ जी। आप कुछ भी कर लीजिए। सही बात है। और फाइनल क्वेश्चन ये रहेगा कि अब आपने इतने साल डिफरेंट क्यूजीन्स भी ट्राई कर लिया, आप सक्सेसफुल ब्रांड भी चला रहे हैं, दूसरों को भी देखते होंगे। क्या जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इस इंडस्ट्री में घुसते हैं, 2-3 कॉमन गलतियां करते हैं? सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कैलकुलेशन ऑफ मनी, कि केपेक्स कितना लगेगा वो कैलकुलेट आप नहीं कर पाते। कैपेक्स मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, हाँ। कि मेरे को दुकान खोलने तक के लिए कितना पैसा चाहिए, वो सही से कैलकुलेट नहीं होता। आप हमेशा अंडर रिपोर्टिंग करते हो अपने माइंड में, और लगता ज़्यादा है। अच्छा, क्या कुछ कॉमन चीज़ है कि जो मिस हो जाता है? ये सबसे कॉमन चीज़ है। नहीं, कैपेक्स पे से आपने मैं रैंक आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा जोड़ा कि मेरा ये इक्विपमेंट लेना है, ये टाइलिंग, प्लम्बिंग,
उसके अलावा आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, ओके। आपके रेंटल एग्रीमेंट्स, आपकी लीगल कॉस्ट, आपका कोई आउटसाइड फर्नीचर आपको लगाना पड़ गया, लाइटिंग का पैसा है, कई बारी प्लम्बिंग पे एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ जाता है, तो वो 2-3 लाख रुपए ऐसे ही लग जाते हैं, आपको नहीं पता लग पाता। और उसके बाद सबसे बड़ा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज बेसिकली आपको 3 से 6 महीने दुकान चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए अगर आपकी सेल उतनी नहीं हुई। हाँ। ये लोग सोचते हैं कि मैंने आज दुकान डाली कल से चल जाएगी, ये कि नहीं होता है। हाँ। हो गया बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, करेक्ट। बट आपको मेंटली और फाइनेंशियली 6 मंथ्स के लिए रेडी रहना है अगर आप फूड इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो। ओके। कि 6 महीना मेरा सेल कम हुई तो मेरे पास 6 महीने का पैसा है या नहीं, नहीं है तो रिस्क मत लीजिए, क्योंकि जो आपका इनिशियल कैपिटल है उसका वैल्यू सिर्फ 10% रह जाएगा। ओ। आपने 10 लाख शॉप पे लगा दिया, अब आपसे शॉप नहीं चल रही, तो अब आपकी शॉप नहीं बिक सकती, हाँ, वो तो पूरा तोड़ के फिर से वो तोड़ के फिर से नया बनेगा। हाँ। आपका तो सारा केपेक्स लगा वो खराब हो जाएगा। मैक्स टू मैक्स कोई आपको उसका 1-2 लाख दे देगा, आपका तो 80% पैसा उड़ गया उसमें। करेक्ट। तो आपको अगर 10 लाख लगाया है तो 3-4 लाख रुपए आपके हाथ में भी होना चाहिए, विच इज द कॉमन मिस्टेक। देन सेकंड कॉमन मिस्टेक इज चूजिंग अ लोकेशन। एज आई टोल्ड यू कि ये वन ऑफ द मेजर मेक और ब्रेक फैक्टर्स है। लोग लोकेशन पे पैसा बचाते हैं, वहीं पे गलती होनी शुरू हो जाती है। और उसके बाद थर्ड आपका हो गया मार्केटिंग। लोगों को लगता है कि मैंने अब इस लोकेशन पे डाल दिया, अब पूरा दिन कस्टमर चलना चाहिए, अपने आप आते रहेंगे। अपने आप आता है। अपने आप कुछ नहीं आता, आ रहा है बहुत अच्छी बात है, जो आ रहा है उसको सर्व करिए, फीडबैक लीजिए, उनको बोलिए रिव्यू डालें गूगल पे, जोमेटो पे, अच्छी बात है, बट आपको मार्केटिंग का एक बजट लेके चलना पड़ेगा। अवेयरनेस कैंपेन्स चलानी पड़ेंगी। आज का मामला टफ है। आप 2010 में या 2000 में नहीं बैठे कि आपने गल्ला डाला और गल्ला चल पड़ा। अब ऑप्शंस बहुत हैं। अब बहुत ऑप्शंस हैं। मेरे पास भी 100 कॉम्पिटिटर्स हैं हर एरिया में। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, आप जोमेटो खोलिए, एटलीस्ट 700-800 किचन्स आर डिलीवरिंग टू यू एट दिस लोकेशन। तो 700 से 800 बंदा तो ऑनलाइन आपका कॉम्पिटिटर है। हाँ, और जिस मार्केट में आप बैठे हैं कम से कम 10-12 शॉप्स तो उस मार्केट में होंगी, बिल्कुल। और 10-12 में से 8-10 शॉप्स फूड की होंगी। तो आपको वो सोच के चलना है कि मेरे को मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है। तो ये मेजर पिटफॉल्स हैं। एंड चूजिंग अ ब्रांड, अगर आप फ्रेंचाइज चूज कर रहे हैं तो ब्रांड ढंग से चूज करिए। आपकी सर्विसेज या आपके एक्सपेक्टेशन से अलाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा। काफ़ी सारे मॉडल चलते हैं फ्रेंचाइजिंग में, फोको, कोको, फोफो। गलत मॉडल में मत फंसिए। आप मान के चलिए कि आपको इंडस्ट्री में आना है तो टाइम देना पड़ेगा, कि कंपनी सब कुछ करके दे देगी। ऐसे मॉडल्स में नॉर्मली लॉस ज़्यादा होता है। मतलब जो कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल्स हो गए या फिर फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल्स हैं, फोको मॉडल्स बेसिकली उन्हें कहते हैं, वो भी चलते हैं, बट आपको अपना इन्वॉल्वमेंट देना जरूरी है। ओके। आप ऐसा नहीं है कि अपने बैकएंड पे कहीं पैसा डाल दिया, ये एफडी नहीं है कि डाल दिया तो ये बिजनेस है, रिस्क है बॉस। आपको अगर सेल नहीं हो रही तो कोई कंपनी बचाने नहीं आएगी, बिल्कुल आपका पैसा डूबेगा। अगर आप इस चीज के लिए रेडी हैं तो बढ़िया है। नॉर्मली आपको रिस्क लीजिए, तो रिस्क के लिए आप एपेटाइट भी लेके चलिए कि हाँ मुझे टाइम देना पड़ेगा और मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ। नहीं तो एफडी म्यूचुअल फंड है ही, नहीं तो फिक्स इन्वेस्टमेंट के सारे ऑप्शंस आपके पास। हाँ। आजकल मैं देख रहा हूँ बोबा टी आ रहे हैं, ये सब लोकल क्यूजीन्स आ रहे हैं। ऐसे कुछ नए नए ट्रेंड्स देखते हैं कि जो आपको लगता है अगले 2-3 साल में काफ़ी पॉपुलर हो सकते हैं। आज के टाइम पे जैसे बोबा टी का आपने एग्जांपल दिया, कॉफ़ीज़ के बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, कॉफ़ी एंड बेकरी शॉप्स के स्टार्टअप्स बहुत आ रहे हैं मिक्स हो करके। और उसके अलावा फिर प्रीमियमाइजेशन का काफ़ी ट्रेंड है। और आई विल सजेस्ट कि अगर आपके पास अच्छा है कैपिटल तो प्रीमियम प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करिए। एवरेज ऑर्डर वैल्यू बहुत बेटर रहता है। आपके हैम्पर्स का बिजनेस आ रहा है, आपके प्रीमियम आउटलेट्स का बिजनेस आ रहा है, जैसे कि एक्सपीरियंस बेस्ड जहाँ पे खाना मिलता है, कि जहाँ पे आपकी आइटम ही 500 रुपये से स्टार्ट होती है, जनता है उसको खाने के लिए। आपको ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं नहीं खाता तो कौन खाएगा मेरा 500 रुपये का एक दाल मखनी। करेक्ट। आपको बेचना आना चाहिए, जो ऑलरेडी बेच रहे हैं उनसे सीखिए। तो प्रीमियमाइजेशन का अच्छा ट्रेंड है। फिर अगर आपको लोकल लेवल पे देखना है तो कैफे बेकरीज का मैंने आपको बताया, बोबा टीज का, डेजर्ट्स का आजकल बहुत अच्छा ट्रेंड है। ओके। आपने देखा होगा वायरल डेजर्ट्स चल रहे हैं आजकल, चॉकलेट वाले है ना, वो कैसे बिल्ली के शेप में, जी, काफी सारी मल्टीपल शेप्स, मल्टीपल ग्लासेस, उनमें पोर करके। करेक्ट। तो वो अलग अलग ट्रेंड्स हैं, बट आपको एक स्टार प्रोडक्ट जरूर चाहिए आपके आउटलेट पे, जिसकी एक्सेप्टेंस मार्केट में 100% हो। आज के टाइम पे कॉफी को बड़ी चेन्स ने इजी बना दी है, नहीं तो कैपेचिनो लाते, माकियातो, इन सब में डिफरेंस नहीं पता होता था लोगों को पहले। करेक्ट। हाँ। सिर्फ कॉफी दे दो भैया। अब
कौन सी कॉफ़ी है, उसमें कौन सा फ्लेवर है, वियतनामीज है, आयरिश है, फिर रोस्टिंग टेक्निक्स पता लगने लग गई, क्योंकि बड़े स्टार्टअप्स ने आके इन्वेस्ट करा, मार्केट अवेयरनेस क्रिएट करी। अब छोटे स्टार्टअप्स भी उस पर कैश कर सकते हैं। करेक्ट। इसी तरीके से बिरयानीज का भी आप देखिए, बहुत वैरायटीज मिल गई आपको बिरयानीज में भी। कोई भी फूड, मैक्सिकन लीजिए, लेबनीज फूड की पहले बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस नहीं थी मार्केट में। अब काफी सारे स्टार्टअप्स हैं जो कर रहे हैं, बट उनमें आपको मास स्केल कभी नहीं मिलेगा। ये आप मान के चलिए कि अगर आपको 2 से 4 आउटलेट की एक अच्छी चेन बनानी है, आप बना सकते हैं विद अ वेरी हाई AOV एंड अ हाई स्पेंडिंग कैपेसिटी एरिया। मास में बनाना है तो फिर मास प्रोडक्ट्स जैसे आपका नॉर्थ इंडियन, पिज्ज़ा, बिरयानी, बर्गर्स, चाइनीज, ये 5-6 कैटेगरीज हैं जो मास में बिकती हैं। मास से बाहर जाएंगे तो आपको मास प्रोडक्ट नहीं बना सकते। आप ये मत सोचिए कि मैं मैक्सिकन का मास बना करके सेल कर लूंगा, बहुत टफ रहता है विदाउट एनी एक्सटर्नल फंडिंग। हाँ, फंडिंग आपके पास है, कोई अच्छा इन्वेस्टर आपको बैक कर रहा है, आपके पास ऑटोमेशन पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो यू कैन ट्राई एवरीथिंग। हाँ, वो तो फिर लंबा गेम है। वो फिर लंबा गेम। हाँ, नहीं, काफ़ी इंसाइट्स मिले हैं, होपफुली ऑडियंस को भी काफ़ी समझ आ गया होगा कि क्या 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 दिक्कतें आती हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे स्केल करना है। एंड होपफुली आप भी खड़क सिंह ढाबा को और स्केल करिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड व्यूअर्स, आप भी जो आपको बेस्ट पार्ट लगा वो ज़रूर कमेंट्स में बताइए। आगे हम ऐसे ही ज़बरदस्त एंटरप्रेन्योर्स को फाउंडर ज्ञान पे लेके आएंगे।